Hello everyone, am I audible? Yes, no? Yes, sir. ठीक है. So we will begin. Just a minute, let me share the screen. So आज हम डिस्कस करेंगे एम्बेडेड सिस्टम. टेल मी तुम लोगों को क्या क्या पता है अबाउट एम्बेडेड सिस्टम. पहले सुना है? यस, नो? आदित्य ने सुना है, ठीक है. Yes, sir. और क्या पता है? व्हाट डू यू थिंक एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम वो होता है जो कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हो टू डू सम टास्क. ठीक है. तो एग्जैक्टली. सो फॉर एग्जांपल अभी तक हम लोगों ने कुछ सर्किट बनाए थे, वो सब. तो और बैक से शुरू करता हूँ. मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को हम दो टाइप के सर्किट में डिवाइड कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स इज मोस्टली अबाउट सर्किट, राइट? तो एक को मैं कोर इलेक्ट्रॉनिक्स या खाली इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बोल देता हूँ, और दूसरे को मैं एम्बेडेड सिस्टम बोल देता हूँ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. तो दिस इज द सर्किट जो हमने अभी तक बनाया था. ऑटोमेटिक नाइट लाइट, कल टाइमर कंट्रोलर, ये सब कुछ जो भी डिजाइन किया था, दिस इज कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सर्किट, जिसमें कोड इन्वॉल्व नहीं है. इट इज हार्ड वायर्ड सर्किट. ठीक है. तो ऑटोमेटिक नाइट लाइट डिजाइन कर दिया, तो उस ऑटोमेटिक नाइट लाइट वाले सर्किट से हम बहुत कुछ और नहीं करवा सकते. हार्डवेयर में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. फिजिकल चेंज करना पड़ेगा. वेयर एज देयर इज एन एम्बेडेड सिस्टम. उसमें बेसिकली क्या होता है कि कोड है, तो बेसिकली सेम हार्डवेयर में एटलीस्ट तुम कुछ चेंजेस करके थोड़े बहुत तो बदलाव कर सकते हो. सम फॉर सम बिगर चेंजेस यू नीड टू चेंज द हार्डवेयर, बट एटलीस्ट फॉर ऑल अदर चेंजेस इसमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है. तुम खाली कोड चेंज करके बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हमने टाइमर कंट्रोलर में पोटेंशियोमीटर लगा के एलईडी ब्लिंकिंग का रेट कंट्रोल किया, बट क्योंकि पोटेंशियोमीटर की एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, यू कांट चेंज इट टू एनीथिंग अदर देन दैट रेंज. ठीक है. बट ये सेम एलईडी ब्लिंकिंग वाला पार्ट, तो टाइमर कंट्रोलर का सर्किट क्या कर रहा था? एलईडी ब्लिंक कर रहा था. ये सेम एलईडी ब्लिंकिंग हम लोग एम्बेडेड सिस्टम से भी करेंगे. ठीक है. आने वाले एक दो सेशन में उस टाइम पे हमारे पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होगी. देयर विल बी सम लिमिटेशन, बट इट विल बी वेरी फास्ट. ठीक है. तो तुम और वैरायटी ऑफ ब्लिंकिंग कर सकते हो. टाइमर कंट्रोलर में टाइम में वेरिएशन ज्यादा नहीं कर सकते. हम एम्बेडेड सिस्टम में टाइम में वेरिएशन ज्यादा कर सकते हैं. ठीक है. एनीथिंग वी वांट मोस्टली वी कैन डू इट इन एम्बेडेड सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. क्यों होता है? क्योंकि हम खाली कोड बदल देंगे और उस हार्डवेयर से कंपैटिबल जितने भी लॉजिक, जितने भी कोड तुम जनरेट कर सकते हो, वो सारे पॉसिबल होते हैं. कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्ड वायर्ड है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. एक बार फिक्स इट्स इक्विवेलेंट की वंस यू आर बॉर्न, तो तुम लोगों के साथ तुम्हारे बहुत सारी चीजें फिक्स हो जाती है. हु विल बी योर पेरेंट्स, तुम्हारी मदर टंग क्या है, तुम्हारी कंट्री कौन सी है, तुम्हारा स्टेट कौन सा है. दीज थिंग्स आर लाइक प्रीफिक्स. वंस इट इज डन, चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. कोर इलेक्ट्रॉनिक्स. एम्बेडेड सिस्टम में यू हैव द कैपेबिलिटी, कोड बदलो सब बदल जाए. ठीक है. तो सर्किट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. एक हार्ड कोर या हार्डवेयर का नॉर्मल सर्किट वर्सेस एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है. तो एम्बेडेड सिस्टम इज इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कोड. तो ऑल ऑफ दीज, इसमें से कोई ऐसा है जो एम्बेडेड सिस्टम नहीं है? ये सबके सब एम्बेडेड सिस्टम है. व्हाट डू यू थिंक? सारे एम्बेडेड सिस्टम है? कार कार एम्बेडेड सिस्टम कैसे होगा? कार एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल है या नहीं है? बताओ बताओ. है सर शायद. क्यों? जैसे
हम एक्सेलरेटर को अलग, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स में लेके जाना है, इनपुट चेंज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आई डोंट नो, आई गेस ऐसा कुछ। ठीक है, कार की चाबी चालू करने से ऐसा क्या हो जाता है कि तुम्हारी कार ऑन हो जाती है? सही से क्या? कार में की इंसर्ट करने के बाद ऑन किया, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी व्हीकल ऑन हो गई? इंजन स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है? तो मतलब कार की ऑन करने से, लेट्स से कि एक बैटरी है, बैटरी से मोटर कनेक्टेड है, वो मोटर रोटेट होता है, इंजन रोटेट होता है, मोटर चालू हो जाती है, ठीक है। तो ओल्ड डेज में कार में सिर्फ की का पर्पज यही होता था, देयर इज अ वन स्टार्टर मोटर, तो दिस इज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो कार, ओल्ड डेज कार वॉज मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल। थोड़ी बहुत मोटर्स वगैरह होंगी, उनके लिए बैटरी लगेगा, लाइट वगैरह ये सब के लिए बैटरी लगेगा, तो मे बी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, मे बी कोर इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल। नाउ डेज तुम चाबी सिर्फ गाड़ी चालू करने के लिए नहीं डालते, तुम की निकाल दो बीच में, तुम्हारा हैंडल लॉक हो जाएगा। आजकल का स्टीयरिंग इज लाइक पावर स्टीयरिंग होता है, वहां पर स्टीयरिंग तुम खाली रोटेट करते हो, स्टीयरिंग के पीछे सेंसर है जो फिगर आउट करता है कि तुमने कितना रोटेट किया, उसके बेसिस पे वो एक्चुअली तुम्हारे फ्रंट व्हील के स्टीयरिंग व्हील्स को यूजिंग अ पर्टिकुलर मोटर रोटेट करता है, तो तुम्हें फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। पुरानी कार में एक्चुअली यू वर द वन जो रोटेट करके फोर्स लगा के कार की व्हील को रोटेट करते थे। आजकल वो ऑटोमेटिकली इज लाइक कि तुम रोटेट करते हो जस्ट टू गिव अ फीडबैक कि कितना रोटेट करना है, ठीक है। पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है कार में जो ये फिगर आउट करता है कि तुमने कितना किया, उसको कितना करना है, ठीक है। ऐसा हर चीज के साथ है, तुम पेडल दबाते हो, आजकल पुरानी गाड़ियों में पेडल वॉज लाइक कि आप पेडल से एक केबल जाएगा, केबल इंजन तक कनेक्ट होगा, आजकल इट्स लाइक कि पेडल के पास एक सेंसर कनेक्टेड है, यू प्रेस द पेडल, सेंसर फिगर आउट करेगा तुमने कितना प्रेस किया है, और उसके बेसिस पे वो ईसीयू को बोलेगा कि पेडल इतना प्रेस है, वो इंजन को बोलेगा इतनी फास्ट चलो, ठीक है। तो ये सब कुछ कार में डिजिटल हो गया है, ठीक है। तुम्हारी कार में वो डैशबोर्ड रहता है जहाँ पे तुम्हें दिखाई देता है, ठीक है, जीपीएस लोकेशन क्या है, रेडियो, ये सब कुछ है, वो सारा भी एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट है। तो नाउ अडेज कार में लॉट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज देयर, बैटरी निकाल दो कार चालू भी नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं जस्ट ढूंढ रहा हूँ ऐसे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो तुम्हारी कार में आजकल इंटरनेट का ऑप्शन आता है, जीपीएस का आता है, रेडियो रहता है, डिस्प्ले रहता है, गाने वाने बजते हैं, मल्टीमीडिया रहता है, वो विंडो की सीट अप डाउन करता है, तो ये सबके लिए तुम एक बटन दबाते हो और विंडो की सीट अप और डाउन होती है, ठीक है। तो वो कैसे होता है? तो देर इज अ मोटर इलेक्ट्रिकल पार्ट, बट अब ये बटन से मोटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इट गोज थ्रू ईसीयू, ईसीयू डिसाइड करता है कि ठीक है अभी विंडो खुलने के लिए पॉसिबल है, और तुम बटन प्रेस करो तो विंडो ओपन कर दो, 100% ओपन हो जाएगा तो मीटर को चालू ही रखता है, ठीक है। मोटर चालू रहेगी तो फालतू में उस पर लोड आएगा, तो ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट है। एक डेडिकेटेड वर्ड दिया गया है ईसीयू, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट, फॉर कार के कंट्रोलर के लिए, कार में जो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। एक्सीलेटर, पेडल, ब्रेक, सब कुछ ऑलमोस्ट यूटिलाइज नाउ डेज एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट इन द कार। सिमिलरली एवरी अदर स्पेस इन द प्लेन, प्लेन में तो ऑटो पायलट मोड होता है, वो तो 100% एम्बेडेड सिस्टम है, टेकिंग डेटा फ्रॉम द सेंसर्स एंड फिगरिंग आउट कि कब क्या करना है, प्लेन को किस हाइट पर रखना है, ये सब कुछ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जितने एग्जाम्पल देख रहे हैं दीज ऑल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर कोई चीज तुम्हें थोड़ी भी स्मार्ट लग रही है ना, तो वह स्मार्ट सिर्फ एम्बेडेड सिस्टम इन्वॉल्व करने की वजह से। कैसे होती है? सर्किट इन्वॉल्व करो, सर्किट में कोड डालो, अब तुम्हारा सिस्टम स्मार्ट बन जाएगा। तो पहले वॉशिंग मशीन यूज टू बी अ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, नाउ अडेज वॉशिंग मशीन इज स्मार्ट, ठीक है। तुम कुछ बटन दबाते हो, वो फिगर आउट करता है कि ठीक है कितना पानी भरना है, कितनी देर के लिए भरना है, कितनी देर के लिए रोटेट करना है, तुम खाली मोड्स के बटन सेलेक्ट कर लेते हो और बाकी चीजें वो मैनेज करता है, ठीक है। पुराने टाइम में वॉशिंग मशीन में सारे ऑप्शन नहीं आते थे, स्मार्ट नहीं होता था, ठीक है। फ्रिज स्मार्ट नहीं होता था, आजकल फ्रिज स्मार्ट है, ऐसे एवरी डिवाइस। टेलीविजन पहले नॉर्मल था, अब स्मार्ट टेलीविजन है। तो डिफरेंस क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी है, पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो, लॉट मेनी थिंग्स यू कैन डू नाउअडेज। तो ये सारे एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम हैं, ठीक है। तो पहले नॉर्मल सर्किट्स यूज करते थे, उससे पहले प्योरली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल होता था, धीरे धीरे इन्वॉल्व होके कोर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करने से चीजें थोड़ी सी बेटर हो गई, साइज कम हो गया, कॉस्ट कम हो गया, फिर धीरे धीरे रिक्वायरमेंट आने लगी सबकी की और फीचर, तो उसको सॉल्व करने के लिए एवरीवेयर वी हैव इन्वॉल्व द एम्बेडेड सिस्टम पार्ट। एम्बेडेड सिस्टम इन्वॉल्व करने से कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो अब सब कुछ स्मार्ट बनता है, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फोन, पहले फोन होता था, अब स्मार्टफोन होता है, टीवी स्मार्ट टीवी, फ्रिज स्मार्टफोन,
स्मार्ट फ्रिज, ठीक है, आजकल फैन, स्मार्ट फैन आते हैं जिसमें रिमोट मिलता है, यू कैन कंट्रोल द स्पीड यूजिंग अ रिमोट, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इज सिंपल, इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। एम्बेडेड इज समथिंग, जैसे रिंग में डायमंड एम्बेडेड होता है, वैसे ही हार्डवेयर में तुम्हारा कोड एम्बेडेड है, ठीक है। तो यू कांट सी द कोड बट देयर, तो ऐसे सिस्टम को जनरली हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सो दिस इज लाइक FPGA, सुना है? तो FPGA इज फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर लाइक एम्बेडेड सिस्टम, दिस इज इक्विवेलेंट टू, जैसे तुम्हारे लैपटॉप में प्रोसेसर की चिप होती है वैसे ही ये माइक्रो कंट्रोलर की चिप है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है थोड़ी देर में हम बताएंगे, बट उससे पहले इट्स इज लाइक जस्ट अ चिप, इसमें कोड जा सकता है, तो इस इट इज लाइक ऑलवेज इट विल बी अ पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। इसमें खाली तुम कोड चेंज कर सकते हो। इसमें FPGA में तुम इसके अंदर के हार्डवेयर स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकती हो यूजिंग अ कोड। इसमें फिक्स हार्डवेयर स्ट्रक्चर है, उस हार्डवेयर स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से ऑपरेट करने के लिए बोल सकते हो। इसमें वो हार्डवेयर स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट चेंज हो पाता है FPGA में। ऐसे आईसी को लेके एक सर्किट बनाया, फॉर एग्जांपल तुमने खाली i7 प्रोसेसर खरीद लिया मार्केट से, तो उससे तुम्हारा कंप्यूटर नहीं बनेगा, यू नीड अ डिस्प्ले, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, एवरीथिंग एल्स, तब जाके तुम उसको यूज कर पाओगे। तो वैसे ही बट प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, राइट। प्रोसेसर को मैं एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट बोलूंगा, ठीक है। तो वैसे ही ये माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट है, बट उसको ऐसे ही अलोन यूज नहीं कर सकते, तो डेवलपमेंट बोर्ड बनता है या फिर एक सर्किट बोर्ड बनेगा जिससे माइक्रो कंट्रोलर फिट होगा, जहां पे तुम प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग यूज करने लायक बना पाओगे। तो दिस रेड सर्किट इज लाइक माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड। दिस ग्रीन सर्किट, इसको हम रास्पबेरी पाई बोलते हैं, इसका नाम टीवा है। इसकी यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, तो एक कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, उनका डेवलपमेंट बोर्ड है टीवा। ये HML करके कंपनी है, उसका AVR करके माइक्रो कंट्रोलर है, ये उसका मॉडल नंबर है, ठीक है। दिस इज रास्पबेरी पाई 1, इसमें प्रोसेसर की चिप है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर प्रोसेसर, इसमें प्रोसेसर वाली चिप है, तो दिस लाइक प्रोसेसर डेवलपमेंट बोर्ड, या फिर इसको बोल सकते हो कि ये CPU है, ठीक है। तो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, इन सब में कोड हिडन होगा अल्टीमेटली, ठीक है, बट है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अब किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में द अल्टीमेट थिंग इज लाइक यू आर सेइंग कि हार्डवेयर प्लस कोड, ठीक है। तो कोड डालना है तो वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्डवेयर की नीड होती है। तो मतलब फॉर एग्जांपल LM358 यूज किया था, NE358, NE555 यूज किया हमने, इन सब में कोड नहीं डाल सकते। दीज हार्डवेयर आर नॉट डिजाइन जिसमें कोड डालना पॉसिबल हो। कोड डाल जिस हार्डवेयर में सकते हैं वो सारे हार्डवेयर को हम जनरली प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर टाइप के हार्डवेयर बोलते हैं, जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का सिस्टम होता है विच कैन रन द कोड, विच कैन सेव द कोड। तो जिस जिस आईसीज या सिस्टम में वो टाइप का हार्डवेयर है, दोज हार्डवेयर आर केपेबल ऑफ बिकमिंग एन एम्बेडेड सिस्टम, बाकी सारे नहीं। तो वन कॉमन थिंग विल बी देयर कि सारे एम्बेडेड सिस्टम में देयर विल बी अ प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट मतलब प्रोसेसर इज समथिंग जो हम लोगों ने सुन रखा है कंप्यूटर में, फोन में। So those things will be there and ultimately they will be the responsible guys या responsible chips जो प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। तो अब होता गया है, प्रोसेसर जनरली हम लोग सीपीयू के टर्म्स में सुनते हैं, है ना। तुम्हारे लैपटॉप में, तुम्हारे फोन में सीपीयू के टर्म्स में देयर इज अ प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। किसी भी हार्ड का, किसी भी एम्बेडेड सिस्टम का इज लाइक कोर पार्ट इज दिस, ये निकाल दो तो कोड भी गायब, हार्डवेयर भी गायब, बाकी बचा हुआ हार्डवेयर यूजलेस है, सब इस पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लैपटॉप में से प्रोसेसर की चिप निकाल दो, अब कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज निकालने से नहीं चलेगा, बट उसमें से सबसे कॉस्टली और सबसे क्रिटिकल आइटम है वो तुम्हारा प्रोसेसर है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारी बॉडी के लिए ब्रेन या हार्ट क्रिटिकल है, वैसे ही तुम्हारे पीसीज या एम्बेडेड सिस्टम के लिए प्रोसेसिंग यूनिट क्रिटिकल है, ठीक है। अब किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट में जनरली ये टाइप की चीजें होती है, ठीक है। तो ALU पता है क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हाँ, मतलब सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो इसमें होता है। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक,
ये करने की कैपेबिलिटी जिस जिसके पास है, मतलब जो जो भी ऑप्शंस होंगे वो इस ब्लॉक के पास है। तो तुम्हारे सीपीयू में एक ब्लॉक है जिसको हम एएलयू बोलते हैं, ठीक है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो दूसरा ब्लॉक है कंट्रोल यूनिट। ये क्या होता है? नाम है कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल करेगा, बट किसको कंट्रोल करेगा, क्या कंट्रोल करेगा? जो इनपुट्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करके देगा, नहीं पता नहीं सर। ठीक है, तो मैं प्रोसेसर समझा रहा हूं बट दूसरे टर्म्स में समझाऊंगा, ठीक है। तो लेट मी टेल यू कि ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट्री क्या करती है, कोई चीज बनाती है, ठीक है, बट रैंडमली बनाती है क्या, कि आज ये मन करता है ये बना देते हैं, कल वो मन कर रहा है वो बना देते हैं। तो क्या बनाना है ये कैसे डिसाइड होता है? तो कस्टमर से, होलसेलर से, कहीं से, मतलब अल्टीमेटली फैक्ट्री जिनको बेचने वाली है उन लोगों से डिमांड आती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये नोटबुक की फैक्ट्री है तो नोटबुक की फैक्ट्री को होलसेल दुकान वाले या फिर जो भी होंगे वो लोग, ट्रेडर्स वगैरह, वो लोग फैक्ट्री को अप्रोच करके पूछेंगे कि ये वाली नोटबुक चाहिए है क्या। तो ये हुई डिमांड, ठीक है। इस डिमांड को फिगर आउट करके, मतलब ये हुआ इनपुट, ठीक है। इस इनपुट को फिगर आउट करेगा फैक्ट्री और अल्टीमेटली ये नोटबुक्स को डिलीवर करेगा जो कि आउटपुट है, ठीक है। इसके बीच में बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो फैक्ट्री में तुमने ऑर्डर दिया, तो ये ऑर्डर किसको दोगे? कोई एक पर्टिकुलर बंदा होगा जिसको तुम ऑर्डर दोगे, उसको बताओगे कि मुझे कौन सी नोटबुक चाहिए, सिंगल लाइन, डबल लाइन, चेक बॉक्स वाली जो आती है वो चाहिए या फिर प्लेन चाहिए। तो तुम अपनी रिक्वायरमेंट समझाओगे, दैट विल बी लाइक योर इनपुट। वो तुम्हारा रिक्वायरमेंट समझेगा, विच विल बी इक्विवेलेंट की तुम्हारा कोड है। कोड में तुम बेसिकली क्या बोलते हो कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ऐसा करना है। हर कोड में हम यही लिखते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट, मेरी चाहत जो भी है मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखता हूँ। तो फैक्ट्री में खरीदते टाइम हम ये नहीं बोलेंगे कि मीठी नोटबुक चाहिए, तो वो लैंग्वेज अलग होगी, जैसे कोड की लैंग्वेज होती है, सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, नोटबुक की फैक्ट्री है तो हम बोलेंगे कि ठीक है मुझे A4 साइज की नोटबुक चाहिए। तो आई एम यूजिंग फ्यू सिंटैक्स कीवर्ड्स जो उस फैक्ट्री में चलता हो, ठीक है, उस प्रोसेसर के लिए लॉजिकल हो। तो यहाँ का नोटबुक की फैक्ट्री के लिए लॉजिकल कीवर्ड क्या है? साइज बताना चाहिए, पेज का टाइप बताना चाहिए कि इतने जीएसएम का चाहिए, ये साइज का चाहिए, इतने पेजेस का चाहिए, ऐसी लाइनिंग चाहिए। ये सारा इनपुट लेके कोई बंदा होगा जो उसको रिकॉर्ड्स में डालेगा, ठीक है। तो एक नोटबुक होगी जिसको वो लोग बोलते होंगे ऑर्डर बुक या ऑर्डर रजिस्टर। उसके लिए एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होगा, जनरली अकाउंट्स वाले टाइप का डिपार्टमेंट, ठीक है। ये सारे के सारे रिकॉर्ड रखता है, बिलिंग देना है, कोर्ट देना है, वो सब अकाउंट्स के थ्रू जाता है, ठीक है। इवन पेमेंट करना है, ये सब कुछ भी। बट ये डिपार्टमेंट किसी एक रजिस्टर, मतलब कॉपी पे, तो एक फॉर एग्जांपल हम लोग साइंस वाले लोग नोटबुक या कॉपी वर्ड यूज करते हैं, कॉमर्स वाले उसी सेम आइटम को बोलते हैं रजिस्टर है। ये सुना है? तो अगर साइंस वाला बंदा कॉपी खरीदने जाता है तो बोलता है मैं नोटबुक खरीदने जा रहा हूँ, कॉलेज बुक खरीदने जा रहा हूँ, कॉपी खरीदने जा रहा हूँ। कॉमर्स वाले बोलते हैं मैं रजिस्टर खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो ये कीवर्ड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनके यहाँ ये कीवर्ड बहुत यूज होता है। रजिस्टर इज अ प्लेस जहां पर तुम एंट्री करते हो, तो उनको टेक्निकली पढ़ाया जाता है कि डेबिट वाले रजिस्टर में एंट्री कर दो, क्रेडिट वाले रजिस्टर में एंट्री कर दो, इसलिए वो रजिस्टर रजिस्टर बोलने की उनको आदत पड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी वो बेसिकली क्या करेंगे, ऑर्डर वाले रजिस्टर में एंट्री कर दो कि ये क्या, किस कस्टमर की क्या डिमांड आई है, उसका कितना पेमेंट आया है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब कुछ फिगर आउट कर लो। तो दोज विल बी इक्विवेलेंट टू योर मेमोरी, ठीक है। तो ये इनपुट की रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली एक मेमोरी में सेव होता है जिसको हम जनरली रॉम बोलते हैं, ठीक है। ये परमानेंट है, ये सेव हो गया, एक बार ऑर्डर आ गया तो चेंज करने की नीड नहीं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू योर कोड जो यहाँ पे सेव हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। एक बार ऑर्डर आ गया तो अब ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्या? पेज में लिखते ही नोटबुक प्रोड्यूस होगी क्या? नहीं। अब नाउ यू नीड टू प्रोड्यूस इट। प्रोड्यूस कौन करता है? लेबर। बनाएगा कौन? नोटबुक को एक्चुअली कौन बनाने वाला है? लेबर बनाने वाला है, ठीक है।
लेबर में भी कैटेगरीज होगी। एक टाइप ऑफ लेबर होगा जो पार्ट्स खरीदने जाता होगा कि नोटबुक के लिए पेजेस लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा, खरीद के लाओ। एक टाइप का लेबर होगा जो पेज कट करेगा। एक टाइप का लेबर होगा जो एक्चुअली असेंबल करेगा, नोटबुक को स्टेपल लगाएगा। एक टाइप का लेबर होगा जो उसको उठा के ले जाएगा, स्टोर हाउस में रखेगा, पैकेजिंग करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर्स विल बी देयर, बट अल्टीमेटली नोटबुक जो प्रोड्यूस होगी वो ये लेबर्स से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेबर्स फाइनली बनाएंगे। वैसे तुम्हारा कोड जो फाइनली एक्सिक्यूट करेगा वो एएलयू है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जितने भी लॉजिक कोड में लिखोगे वो एक्सिक्यूट कौन करेगा? एएलयू। तो एएलयू इज इक्वल टू लेबर। बनाएगा कौन? लेबर। बट तुम इमेजिन करो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लेबर है, ठीक है, और कोई नहीं है, तो कोई चीज बन पाएगी क्या? तो लेबर के साथ साथ कुछ और भी लगता है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए लेबर्स को, जिसको हम मैनेजमेंट कमिटी बोलते हैं। मैनेजर्स रहते हैं, सुपरवाइजर्स रहते हैं, और इन लोग का काम क्या रहता है? लेबर्स काम कर सकते हैं, बट अगर उनको डिटेल में समझा के दो कि पहले ये कर लेना फिर ये कर लेना, कोऑर्डिनेट करके दो। अदरवाइज क्या होगा? ऑर्डर नोटबुक का आया, तुमने जाके फ्लोर पे बोल दिया, 50 लोग खड़े थे लेबर, और उनको बोल दिया नोटबुक बनानी है। अब किसी को नहीं पता कि पेज है कि नहीं है, कब क्या बनाना है, डिलीवरी कब करनी है, सब चिल बैठे रहेंगे। ठीक है, तो वहां पर फिर सुपरवाइजर मैनेजर टाइप का रोल आता है। तो मतलब ऑर्डर आने के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट से बेसिकली फ्लो कहाँ होता है? मैनेजर्स के पास जाता है। मैनेजर्स क्या करते हैं? अच्छा ये ऑर्डर आया है, अपने पास अभी स्टॉक में इतने पेजेस हैं, अपने को पेज खरीदना पड़ेगा, फिर इसकी डिलीवरी 7 दिन बाद है, तो ऐसे किस किस टाइम पे क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस से क्या क्या करवाना पड़ेगा, कि ये 4 लेबर को भेज देते हैं सामान लाने के लिए, या 8 लोगों से तब तक जो स्टॉक में माल पड़ा है उससे वो बनवाते हैं। ये सारे लॉजिक के हिसाब से वो पूरी की पूरी प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करके एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो आइडियली हमारे केस में प्रोसेस हम डिफाइन करता है, यूजर डिफाइन करके देता है। फैक्ट्री के केस में मैनेजमेंट भी प्रोसेस डिफाइन करके देगा। तो वहां पर एक और कंट्रोल यूनिट के इक्विवेलेंट आता है मैनेजमेंट कमिटी। ठीक है, सारे मैनेजर्स, उनका काम क्या होता है? कंट्रोल करो। वो एक्चुअली कुछ नहीं बनाते, मैनेजर्स कुछ नहीं बनाते। ठीक है, स्टीव जॉब्स ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज नहीं बनाई है जिंदगी में, ही वॉज अ मैनेजर। ठीक है, वो बनवाता था, वो बेसिकली जाता था, फिगर आउट करता था कि क्या ऑर्डर है, लोगों की डिमांड क्या है, और फिर कैसा बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो एवरीथिंग अबाउट मैनेजमेंट, नथिंग अबाउट टेक्निकल। ठीक है, तो वो एएलयू नहीं था, वो सीयू था। तो कंट्रोल यूनिट मैनेजमेंट की तरह है, जो बेसिकली क्या करता है? तुमने जो भी कोड लिखा वहां से डेटा लो, फिगर आउट करो कि क्या रिक्वायरमेंट है, एएलयू से वो टास्क एक्सिक्यूट करवाओ, और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक्सिक्यूट करवाते जाओ। ठीक है, तो एक ही दिन में सारी की सारी नोटबुक तो बनेगी नहीं, तो एक ही बार में सारा का सारा कोड एक्सिक्यूट होगा नहीं, लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट होगा। तो वैसे एएलयू लाइन बाय लाइन रीड करेगा। और अब मान लो एक दिन में तुम्हारे ऑर्डर था 1000 नोटबुक का, एक दिन में 100 नोटबुक बने, तो ये कहीं मेमोरी में किसी और रजिस्टर में सेव कर लेगा, जिसको हम जनरली रैम बोलते हैं, कि ये भाई क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन रजिस्टर है, कि इस डेट को इस ऑर्डर के लिए इतने पीसेस रेडी हो गए थे। ठीक है, तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। बीच में कहीं पे लेबर्स के पास, कंट्रोल यूनिट के पास खुद की छोटी नोटबुक होगी कि आज का मेरा टू डू ये है, दैट इज लाइक कैश मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरीज के ऐसे अलग अलग टाइप है, अलग अलग कॉपीज मिलेगी, और दिस इज हाउ द फैक्ट्री ऑपरेट करेगी। और फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर करके अल्टीमेटली नोटबुक बन जाएगा, जो फाइनली कंट्रोल यूनिट मैनेजमेंट कमेटी बोलेगा जाओ डिलीवर करके आओ। ठीक है, तो फिर उसको एएलयू और कंट्रोल यूनिट मिलकर डिलीवर कर देंगे। कंप्यूटर के केस में वो मेमोरीज में सेव हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ जनरली फैक्ट्री वर्क्स। वैसे ही कुछ तुम्हारा सीपीयू भी काम करता है। सीपीयू के केस में अरिथमेटिक कंट्रोल यूनिट, मतलब एएलयू, सीयू एंड कैश, प्रोसेसर के अंदर इतनी चीजें रहती हैं। ये अलग से रहता है, ये अलग से रहता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोसेसर्स में, कुछ प्रोसेसर्स में रैम इनबिल्ट कर देते हैं, बट रोम तो अलग से रहता है। ठीक है, तो कैश मतलब छोटी मोटी मेमोरी रहती है। तो मतलब वहां पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो छोटा मोटा है। मतलब रियल लाइफ में बेसिकली फैक्ट्रीज कैसे बनती है, एक्चुअल ऑर्डर वहां तक नहीं आते, एजेंट्स रहते हैं जो ऑर्डर लेके आते हैं। तो उनका आधा अकाउंट डिपार्टमेंट का आउटसोर्स है, बाहर है, मतलब आधी मेमोरी तो बाहर है, बाहर लोगों के पास लिखा हुआ है कि मार्केट में कितना ऑर्डर कहाँ का है। ठीक है, उनसे पूछ के तुम्हारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बेसिकली मैनेजमेंट में एक मार्केटिंग और सेल्स वाला डिपार्टमेंट भी रहता है, और वो बेसिकली रॉम और रैम से कोऑर्डिनेट करके पूछता रहता है, मतलब इन एक्सटर्नल लोगों से बात करता है। रैम रोम एक्सटर्नल मेमोरी है, इनसे बात करके पूछता है कि क्या ऑर्डर आने वाला है, अच्छा ठीक है ऐसा चल रहा है क्या, मैं मैन्युफैक्चर करवा दूं, तुम पेमेंट कर लो। तो बेसिकली ये सारे लैंग्वेज में वहां पे भी बात होता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, रैम और रॉम एक्सटर्नल है, प्रोसेसर में सिर्फ एएलयू, सीयू और कैश होती है। ठीक है, इन जनरल, इसके अलावा थोड़ी बहुत और भी चीजें होती है, बट इन जनरल दीज आर लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली करते क्या ये सब लोग मिलकर? ठीक है,
इतनी चीजें करता है। प्रोसेसर करता क्या है, फेच करता है, तुम्हारी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लाएगा कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करेगा, ठीक है, डिकोड करके एएलयू से एक्सक्यूट करवाएगा, एक्सक्यूट करने के बाद वापस से रैम रोम या कैश जहां पे भी स्टोर करना है स्टोर कर देगा, और इस प्रोसेस को वन बाय वन एक्सक्यूट करता जाएगा, तो अल्टीमेटली फाइनल आउटपुट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि रोम में स्टेप्स लिखी हुई है कि ये स्टेप फिर ये स्टेप ये स्टेप, गॉट इट। So this is how the processor works. अब पहले मैं हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है। तो अब वंस अपॉन अ टाइम ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स था ना तो इलेक्ट्रिकल था, ठीक है, सब कुछ मैकेनिकल सिविल यही सब चलता था। उस टाइम पे अगर तुमसे कोई बोले कि ये कुआं है, कुएं से पानी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? बताओ। रोप एंड बकेट डाल के। ठीक है, रोप एंड बकेट डाला, एक बकेट पानी निकाल लिया, ग्रेट। फिर अब 10 बकेट निकालना है, तो पुली का यूज आया उसके बाद। ठीक है, तो अब तुमने मैकेनिकल सिस्टम ऐड कर दिया, तुम बोल रही हो कि मैं पुली भी ऐड कर दूँ, ठीक है। फिर अब 10 बकेट से घर का काम चल जाता है, बट अभी अभी डिसाइड हुआ कि काम करेंगे पूरे के पूरे खेत को पानी देना है, ठीक है, और बारिश तो है नहीं, अभी गर्मी का मौसम है, तो अब कुएं में पानी है, कुएं से निकाल के देते हैं। अब मोटर लगाना पड़ेगा उतना अमाउंट मोटर निकालने तो के है लिए। ही नहीं ना, स्टोन एज, या फिर उसके थोड़ा बाद, मतलब मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है ही नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं है तो मोटर ही नहीं है। और ऐसा ही है ना, मतलब बचपन से, मतलब जिंदगी में ह्यूमन आए और मोटर आ गई, ऐसा तो है नहीं ना। तो कोई ऑप्शन है? कैसे करते थे? ऑब्वियसली करते थे पहले भी पानी, ऐसा तो था नहीं कि खाली बारिश में खेती करते हैं बाकी टाइम नहीं करते, क्योंकि खेती में पानी लगता है। चैनल्स बनाते थे ऐसे कैनाल टाइप्स। कैनाल टाइप चैनल, ठीक है, बट हर जगह वो, मतलब सोर्स लगेगा ना, वाटर का सोर्स, नदी वदय है तो फिर तुम चैनल्स बना पाओगे, तो जहाँ पे नदी है वहाँ पे चैनल्स बना दिया, जहाँ नदी है नहीं है वहाँ पे। तो आदित्य ने भी सिमिलर कहा कि पाइपलाइन बनाना पड़ेगा, पुली लगा देंगे, ठीक है, बट ये मतलब बहुत सारी सिटीज, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में यमुना है, ठीक है, बट किस सिटी का नाम लूं, मतलब बहुत सारी सिटीज है जहाँ पे नहीं है, वाटर का कोई भी नेचुरल सोर्स नहीं है। तो और एक्चुअली जहां जहां सिटीज बन गई वहां पे वाटर सोर्सेस थे, अभी जो गांव है वो सब वैसी जगह थी जहाँ पे वाटर सोर्सेस नहीं थे, इसलिए डेवलपमेंट का पेस स्लो था, ठीक है। तो अगर तुम किसी भी विलेज की बात करोगे, लिटरली सोचो दिमाग में कुछ विलेजेस, तो तुम्हें वहां पे वाटर बॉडीज कम मिलेंगी, तो जहां वाटर बॉडी नहीं है वहां पे तो चैनल बना नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, कुआं ही है। विंड मिल सुना है? यस सर। तो विंड मिल वॉज समथिंग जो उस टाइम पे लोगों ने इन्वेंट किया था, कि हवा की एनर्जी को यूज करेंगे, हवा चलेगी, विंड मिल रोटेट होगा और उससे पानी निकालेंगे, ठीक है। इफ आई ड्रॉ इट, ये विंड मिल लगा दिया, खंबे पे लगा दिया, इससे पुली अटैच कर दी, उससे रोप, यहाँ पे बकेट, यहाँ पे बकेट, और अब ये रोप पूरे कुएं तक जाएगा, अंदर से निकाल के लाएगा, तो अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो कुआं, बाल्टी अंदर गई भरी, फिर वापस यहाँ पे जब उल्टा होगा तो गिर जाएगा, और यहाँ से फिर तुम चैनल्स वगैरह लगा के पानी की को बेसिकली जहाँ ले जाना है वहां ले जाओगे, ठीक है। तो विंडमिल यूज करने से लगे, विंडमिल में बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हैवी था, इट्स लाइक टू मच टू डू, ठीक है, मतलब इतना बड़ा यूनिट बनाना इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, तो जब तक बहुत अर्जेंट नहीं है तब तक नहीं बनाते थे, ठीक है। तो मैं गूगल करके दिखा रहा हूँ।
तो विंडमिल के बहुत सारे यूज होते थे, उसमें से कुछ में पानी निकालने का, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब शुरू शुरू में तो पुली, फिर धीरे धीरे उनको ये फंडा भी समझा कि ठीक है, अगर वी क्रिएट इंजन में जैसे साफ्ट होता है वैसे टाइप का सिस्टम, तो यू कैन सक इट। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म, तो ये वो सकिंग वाला मैकेनिज्म है, वो पुली वाला नहीं है। बहुत जगहों पे तुम्हें पुली वाला मैकेनिज्म दिखेगा जहाँ पे नीचे थ्रेड लटकेगा, ठीक है। तो ऐसे विंडमिल्स यूज करने लगे थे, मतलब दिस इज लाइक विंडमिल, ठीक है। तो इस विंडमिल से बेसिकली तुम जुगाड़ कर सकते हो और अब अपना पानी निकाल सकते हो। इसकी लिमिटेशन क्या थी? हवा बंद, पानी बंद, जैसे ये, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट, पंप, और नीचे से वो पानी सक कर रहा है, ठीक है। ये एडवांस मिल हो गया। शुरू शुरू में बकेट वाले सिस्टम होते थे, ठीक है। तो ये वाला brightness में दिख नहीं रहा, ठीक है। तो बट अब इस विंडमिल्स में प्रॉब्लम क्या है? इट्स लाइक कि अगर हवा बंद तो पानी बंद, सही है। तब कोई ऑप्शन नहीं बचता था। फिर और थोड़ा सा लोगों ने सोचा और फिर वो जानवरों वाला सिस्टम बना लिया। इट्स लाइक कि एक रॉड है, रॉड से बैल क्या बोलेंगे, बांध दो, फिर वो घूमेगा घूमेगा, तो एक चीज रोटेट होगी, चीज रोटेट होगी, तो अल्टीमेटली तुम गियर वेयर लगा के डायरेक्शन चेंज कर लो और फिर से बकेट या फिर सक्शन मैकेनिज्म कर लो और पानी निकालो, ठीक है। तो ऐसी चीजें कर ली थी। मेहनत ज्यादा होती थी, सेटअप बड़ा होता था, कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती थी। फिर धीरे धीरे कहीं पे किसी ने बैटरी नाम की चीज बना ली, ठीक है। वोल्टा टाइप का कोई बंदा था, उसने बैटरी बना दी। फिर कहीं पे किसी ने मोटर टाइप की चीज बना दी। जब बैटरी बन गया तो पॉसिबल हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड का आना। तब तक बैटरी थी नहीं, इलेक्ट्रिकल डिफिकल्ट था। बैटरी टाइप का मतलब पावर सोर्स आने लगे, फिर इलेक्ट्रिकल। तो पहले केमिकल आए, केमिकल से पावर सोर्स टाइप की चीजें आई, फिर इलेक्ट्रिकल आने लगा। इलेक्ट्रिकल में फिर किसी ने मोटर बना दी। तो जिस दिन मोटर बन गई, उस दिन फिर किसी ने सोचा कि अच्छा ये घूमती है, इसके साथ के आगे फैन लगा देता हूँ, इसको एक डब्बे में पैक कर देता हूँ, यहाँ पे आउटपुट में एक होल, इनपुट में एक होल, इसको मैं कुएं में डाल दूंगा, पंखा घूमेगा, पूरा का पूरा एयर सक कर लेगा और धीरे 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 पानी को सक करके यहाँ से फेंकेगा। एंड दैट इज हाउ आज की पंप भी काम करता है, ठीक है। तो किसी ने वो इलेक्ट्रिकल की मोटर को उठा के वाटर पंप, ऐसा फैन रोटेट होगा, पानी आएगा, बाहर जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम पंप्स में ऐसा, मतलब बहुत सारे टाइप के पंप होते हैं, बट हमारे घर में जो वाटर पंप लगा हुआ है इट इज लाइक फैन बेस्ड, कि ऐसे फैन रोटेट होगा, लो को सक करेगा, पहले एयर को सक कर लेगा और फिर धीरे धीरे एयर सक, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें कोई बोले कि ये पाइप है और बकेट में से पानी निकालो, तो व्हाट यू डू इज लाइक एक एंड वाटर में डिप कर देते हो, दूसरे एंड को माउथ में रख के सक कर लेते हो सारी की सारी एयर। तो बिकॉज ऑफ वैक्यूम पानी धीरे धीरे एयर को फॉलो कर लेता है। दैट्स इज द लॉजिक जो फॉलो करता है। जिस दिन ये बन गया उस दिन टास्क इजी हो गया। क्या हो गया? अब बैटरी रखो जहां रखना है वहां, पोर्टेबल हो गया, जहां मन किया वहां बैटरी लेके जाओ, फिर उसके बाद जब चाहिए तब पानी ऑन कर लो, राइट। तो टास्क इजी हो गया, तो पानी निकालना इजी हो गया। इलेक्ट्रिकल ने लाइफ थोड़ी इजी कर दी। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि यार ये ना मोटर चालू करने जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियस है, अभी खेत सूख गया तो पानी चालू हो जाना चाहिए। तो फिर अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के जब सिस्टम आए तो ये चीज ऐड हो गई कि तुम कुएं में सेंसर डाल दो चेक करने के लिए कि कुएं में पानी है कि नहीं है। यहाँ पे कुछ सेंसर इंसर्ट कर दो कि सॉइल में पानी है कि नहीं है। तो कहीं पे टाइमर बेस्ड है, कहीं पे सॉइल बेस्ड है, ऐसे सिस्टम आने लगे। अभी बहुत कम यूज होते हैं, ठीक है, बट ऐसे सिस्टम आते हैं जो बेसिकली ये फिगर आउट करते हैं कि ठीक है सॉइल ड्राई हो गई तो पंप चालू कर दो, सॉइल गीली हो गई है तो पंप बंद कर दो। तो इलेक्ट्रॉनिक से क्या हो गया? और ऑटोमेट हो गया। मतलब तुम्हें पंप चालू करने जाने की भी नीड नहीं है, लगा के छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। तो धीरे धीरे ये जर्नी हुई है, ठीक है। ऐसे पूरी की पूरी जर्नी फ्रॉम मैकेनिकल, मतलब सिविल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। हर चीज को धीरे धीरे स्मार्ट बनाया गया है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स आया तो इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत बेसिकली ऐसी हुई कि वैक्यूम ट्यूब बना दिए किसी ने। वैक्यूम ट्यूब बना दिया तो तुम्हारे पास 1 जीरो की कैपेबिलिटी हुई, तुम चीजें कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के बाद डायोड आ गया, साइज छोटा हो गया, कॉस्ट कम हो गया। फिर ट्रांजिस्टर आ गया, कंट्रोल ज्यादा हो गया। ट्रांजिस्टर से बहुत सारे लॉजिक बन गए, ठीक है, जिसमें से एक लॉजिक था कि लेट्स से जैसे हमने 555 टाइमर यूज किया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए पंप चालू रखो, मतलब यहाँ से टाइमर स्टार्ट हुआ, पंप को लो रखो, लो रखो, लो रखो, 12 घंटे बाद पंप को 1 घंटे के लिए चालू रखो, फिर से बंद कर दो, और ये प्रोसेस रिपीट होती रहे, ठीक है। तो ये क्या है? अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसमें 23 आवर्स का ऑफ टाइम है, 1 आवर का ऑन टाइम है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजिस्टर से लॉजिक बना के टाइमर बन गए। फिर धीरे धीरे लोगों ने और डिमांड किया कि यार सेंसर वेंसर दो,
ऑटोमेटिकली चालू हो जाए, या 1 घंटा। हो सकता है कि उस 1 घंटे में तुमने चालू किया था, उस टाइम पे बारिश हुई थी, फालतू में चालू हो गया पंप। तो फिर और भी लॉजिक बनाने लगे, सेंसिंग सिस्टम बना दिया कि पानी अ, खेत में फिगर आउट करो कि पानी है कि नहीं है। और फिर दूसरा लॉजिक बन गया कंपैरेटर का, ये चेक करेगा कि ड्राई से इससे ज्यादा मॉइस्चर है, इससे ज्यादा करंट फ्लो होगा, मॉइस्चर है तो पंप को ऑन कर देना। तो अब एक और लॉजिक आ गया, टाइमर का लॉजिक भी है, ये भी लॉजिक है। ऐसे बहुत सारे लॉजिक बनने लगे। और फिर धीरे धीरे लोगों की डिमांड बनने लगी कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब ऐसे बहुत सारे लॉजिक बनने लगे तो क्या होने लगा, पहले सिस्टम छोटा हो गया, फिर से बड़ा होने लगा कि पंप तो लग ही रहा है, पंप के साथ एक सर्किट लग रहा है पंप को बंद चालू करने के लिए, फिर एक सर्किट लग रहा है पंप को सेंसर को चेक करने के लिए, एक सर्किट लग रहा है टाइमिंग के लिए। तो ऐसे साइज धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, जब बढ़ने लगा तो फिर लोग और भी डिमांड करने लगे कि फीचर्स तो ठीक है, साइज छोटा करके दो ना, कम एरिया में हो सकता है क्या, कम एरिया में होगा तो कम कॉस्ट हो जाएगा। तो जब ऐसे डिमांड आने लगी तब अल्टीमेटली इंजीनियर्स को मजबूर होकर ऐसा सिस्टम बनाने पड़ा जो मल्टीपल टास्क कर पाए। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल कंपैरेटर टाइमर का काम नहीं कर पाएगा, टाइमर कंपैरेटर का काम नहीं कर पाएगा। अगर ये दोनों चीजें चाहिए तो तुम्हें दोनों आईसी यूज करनी पड़ेगी, दोनों आईसी का जो करस्पॉन्डिंग सर्किट डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा। तो एक सर्किट के साइज से उसका साइज बड़ा हो जाएगा, दो आईसी यूज करोगे, दो अलग अलग, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे अगर 10 लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो 10 अलग टाइप की आईसी और कॉस्ट ज्यादा। तो एक टाइम आ गया जब और कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, मतलब इतने सारे लॉजिक है, तुम इन सबको अलग अलग ही यूज करो, और इससे छोटा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या थी, लोगों ने क्या किया, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर्स या साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया, अगर तुम्हारी डिमांड है कि तुम 555 और कंपेरेटर एक ही में चाहते हो तो एक आईसी बना दी जिसमें दोनों ऑप्शन है। ठीक है, आईसी में ही दोनों डालने का फायदा क्या है, बाय डिफॉल्ट आईसी का साइज हमारा बड़ा था क्योंकि हैंडल करना इजी हो, अदरवाइज साइज में जो भी यूजफुल पार्ट है वो खाली 10-20% रहा होगा, बाकी 80% खाली स्पेस है। तो उन्होंने 20%, 20%, 40% यूजफुल चीज डाल दी, उतने ही एरिया में सब कुछ आ गया। तो साइज छोटा था, बट अब सब कुछ तो नहीं भर सकते, उसमें हर चीज नहीं डाल सकते। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, एक दिन गिव अप कर दिया कि अब और लॉजिक नहीं डाल सकते, अब लॉजिक डालो तो साइज बड़ा हो जाएगा, फिर से साइज बड़ा हो गया तो छोटा बनाने का फायदा क्या है, इसलिए तो हम एक ही आईसी में सब इंसर्ट कर रहे थे कि साइज छोटा हो जाए। फिर किसी ने ये लॉजिक लगाया कि हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें बेसिक जितने भी लॉजिकल पार्ट हो वो डाल दें, मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बना देते हैं। ठीक है, फिर जब ये प्रोसेस में पहुंचे तो उनको क्लिक हुआ कि ठीक है लॉजिकल यूनिट तो डाल देंगे, बट कब कौन सा एक्टिवेट होना चाहिए तो समझेगा नहीं, तो इसके लिए कंट्रोल यूनिट रहेगा। बट फिर भी कंट्रोल यूनिट कर सकता है कि किसको ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, किससे क्या काम करवाना है। बट क्या काम करवाना है ये कैसे पता चलेगा, तो एक काम करते हैं, यूजर को कंट्रोल दे देते हैं। वो कैसे कंट्रोल करेगा, कहीं पे एक मेमोरी में 1s and 0s के पैटर्न लिखे रहेंगे, उसको देख के हमारा कंट्रोल यूनिट फिगर आउट करेगा कि क्या करना है। तो जब ये स्ट्रक्चर बनाया तो ये तुम्हारा प्रोसेसिंग का स्ट्रक्चर बन गया, प्रोसेसर का। ठीक है, और शुरू शुरू में जो प्रोसेसर बना था इंटेल कंपनी ने बनाया था, सुना है? और आज के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम पावरफुल है, इसलिए उनको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो इंटेल के विकी पेज पे जाते हैं एक बार। इंटेल का फुल फॉर्म पता है? नहीं है ना, यहाँ पे दिया हुआ है इंटेल इंटीग्रेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एंड स्किप कर दिया, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो इंटीग्रेटेड से आया है, ईएल इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है, इंटेल। ठीक है, तो ये इंटेल वाले लोग किसी कंपनी में काम करते थे, मोटोरोला, जिसका नाम पहले कुछ और था, तो इसकी हिस्ट्री कहीं पे है, लेट मी गो टू हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री। ठीक है, सो फाउंडर्स गोल वाज टू समथिंग 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 समथिंग, कहाँ काम करते थे ये लोग, ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ ईयर, ये वो बंदा है, वन ऑफ द फाउंडर्स। डेल लैब्स, नहीं, जस्ट पर ये फाउंडर दिख रहा है कहीं पे, हाँ ये रहा, ठीक है, यहीं पे। तो 1968 में फाउंड किया था मूर। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, मूरेज लॉ फॉलो होता है, मूर बोलो मूरे बोलो, और नॉइस ने। ठीक है, और ये लोग उस टाइम पे किस कंपनी में काम करते थे, किसी और कंपनी में काम करते थे, उनकी प्रोफाइल में जाके देख लेता हूँ मैं। 'नॉर्वेन मूर
एजुकेशन, कैलिफोर्निया, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो उस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी जो लॉजिकल आईसीज वगैरह बनाती थी, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर, उसमें काम करते थे ये लोग, ठीक है। इन लोगों को क्लिक हुआ बेसिकली तब, ऐसा टाइम था जब इंटेल फाउंड हुआ, और जो रिक्वायरमेंट जिसके लिए इन लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया वो रिक्वायरमेंट थे कैलकुलेटर। उस टाइम पे सारे लॉजिक वॉजिक आ गए थे। जनरली फॉर एग्जांपल अभी तक मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा ऐड कर रहा था पंप के, इसमें टाइमर डाल दिया, सेंसर डाल दिया, मोर देन इनफ हो गया, 2 लॉजिक से ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब ऐसे छोटे छोटे सिस्टम में 2-3 लॉजिक से काम हो जाता था। बट फिर लोगों ने डिसाइड किया कि अरे लॉजिकल यूनिट्स है, तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तो कैलकुलेटर जैसी चीजें बना सकते हो, कंप्यूटर जैसी चीजें बना सकते हो। तो उस टाइम का कंप्यूटर मतलब कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर्स वर वेरी फेमस बैक देन। और कैलकुलेटर बनाने के लिए जितने भी लॉजिकल चिप्स लगते थे ये सारी कंपनीज बनाती थी, बहुत सारी कंपनीज है उस टाइम पे, मोटोरोला थी, सेमीकंडक्टर जो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज वो लॉजिकल यूनिट बनाते थे, ये लोग वहां काम करते थे। फिर एक दिन इनको क्लिक हुआ कि एएलयू बना देते हैं, मतलब प्रोसेसर बना देते हैं। तो अब किसी ने इंप्लीमेंट किया नहीं था, तो फिर इन लोगों ने वो कंपनी छोड़ी, 2-3 लोगों ने मिलके, और फिर ये सिस्टम को इंप्लीमेंट किया और पहला प्रोसेसर बनाया जो कि आज के हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा। कि मतलब उन लोगों ने फिर हायरिंग की, ये सब कुछ किया और टीम बनाई, जहां पर ये लॉजिक जो आइडिया उन लोगों ने सोचा था कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं, उसका इंप्लीमेंट किया, और नाम था इंटेल 4004, ठीक है। दिस वाज लाइक फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन द वर्ल्ड। ये देखो, फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 40, मतलब इससे पहले जो भी बनाए थे वो इंटरनल हाउस के लिए थे, मार्केट में बेचा नहीं था। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्जन बनाए होंगे, एक वर्जन जो स्टेबल हो गया जिसको आप बेच सकते हैं, मतलब कमर्शियली अवेलेबल। अब दुनिया में इन्होंने पहली बार लॉन्च किया ऐसी आईसी जिसमें तुम अलग अलग लॉजिक, खाली मतलब बिट्स एंड बाइट्स चेंज कर दो, वही सेम आईसी ये काम कर लेगी, वो काम कर लेगी, कोई और बिगड़ लेगी, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम बनाया जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। फिर 4004 में कुछ कुछ प्रोसेसेस, मतलब फॉर एग्जांपल पहला था तो बहुत कुछ नहीं होता था, धीरे धीरे इंप्रूव होकर इसके और भी वर्जन आए, ठीक है। और जो पहला सबसे फेमस हुआ था वो जो आज तुम सिलेबस में पढ़ते हो वो है 8085, ठीक है। तो 8085 फिर एक वर्जन आया कुछ साल बाद जो कि और बहुत फेमस हो गया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से धीरे धीरे डिजाइन किया। तो जब इन्होंने, पहले क्या होगा कैलकुलेटर में, ऐड लॉजिक के लिए अलग आईसी होगी, सब्ट्रैक्ट के लिए अलग आईसी होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग, कीबोर्ड है, कीपैड के लिए, इंटरफेसिंग के लिए अलग आईसी, डिस्प्ले है डिस्प्ले के लिए अलग आईसी, पावर के लिए अलग आईसी, ये सब के लिए अलग अलग आईसी होती थी, एक बड़ा सा सर्किट बनता था बिफोर 4004। जब इन लोगों ने 4004 लॉन्च किया तो इन्होंने क्या बोला, ये आईसी खरीदो, अब ये प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर का सिस्टम कैसा होता है कि खाली ये प्रोसेसर है, इसके साथ तुम एक रैम लगा दो, एक रोम लगा दो, एक इनपुट आउटपुट के लिए जो कि बेसिकली डिस्प्ले और कीबोर्ड को मैनेज कर लेगा, ऐसा कुछ सिस्टम लगा दो, इसको पावर दे दो। खाली ये 4 आईसी से अब तुम ये रोम में लिख दो कि ऐड का बटन दबा तो ये कर देना, सब्ट्रैक्ट का बटन दबा तो ये कर देना, मल्टीप्लीकेशन का बटन दबा तो ये कर देना। तो ये 4 आईसी से तुम 10 लॉजिक, 15 लॉजिक, 20 लॉजिक, जितना सोच सकते हो उतना बना सकते हो। तो ऐसा सिस्टम इन लोगों ने बना दिया और ये फिर बहुत ही फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि सडनली फिर अब कैलकुलेटर का साइज छोटा हो सकता है, ठीक है। मैं देखता हूं अगर इमेजेस मिलेंगी। तो ये वो कैलकुलेटर्स है उस जमाने के, एंड दिस इज लाइक अंदर का सर्किट, यहाँ पर टॉप व्यू से दिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ चिप्स लगी हुई हैं, हूवर वेब डिजाइन टेम्पलेट, ये 800, ये 4004 के पहले का होगा, इस वाले में दिख रहा है, ये देखो 4004 लिखा हुआ है, ठीक है, दिस गोल्डन चिप। और इससे बना हुआ कैलकुलेटर ये है, ठीक है। इस कैलकुलेटर में इफ यू नोटिस, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 चिप है, यहाँ पे एक 9 चिप है, ठीक है। मतलब प्रोसेसर, रैम, रोम, आईओ, इसके अलावा कीपैड वगैरह के लिए और भी कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, पावर के लिए और भी कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, तो उन सब के लिए एक्स्ट्रा चिप्स हैं, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था थ्योरेटिकल था। और उससे बिना वाले कैलकुलेटर्स जैसे कि ये है, ठीक है, इसमें अगर प्रोसेसर, मतलब इसमें और भी चिप्स हैं बहुत सारे, मतलब मोर देन 12-15, ठीक है। तो ये चेंज आया, इसकी वजह से क्या होगा, इसका साइज बड़ा है, इस वाले का साइज छोटा होगा, जहाँ पे कम चिप्स है, कम चिप्स है तो कॉस्ट भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है कि कौन कौन सी क्या क्या चिप है। तो इस टाइप के सिस्टम के लिए वो बनाया गया था।
ठीक है, बिफोर 4004 और आफ्टर 4004 के कैलकुलेटर्स के साइज और कॉस्ट में बहुत ही डिफरेंस। तो सारे कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरर क्या बोलेंगे, ऐसी चिप चाहिए, ऐसी चिप चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो कैलकुलेटर बना के बेचते हैं वो लोग चिप नहीं बनाते थे, वो लोग इनसे वो चिप और सर्किट खरीदते थे, असेंबली करते थे, बेचते थे। उनका काम होता था बेचना, मैन्युफैक्चरिंग इनका काम होता था। तो इन लोगों ने फिर ये चिप बना दी और फेमस हो गया। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर था, तो उसमें जो हार्डवेयर है वो जनरली माइक्रो प्रोसेसर होता है या माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो अभी तक मैं तुम्हें माइक्रो प्रोसेसर बता रहा था। अब धीरे धीरे एक प्रोसेसर, फिर रैम, रोम, आईओ, ये चार मस्ट है, इसके बिना ये प्रोसेसर काम नहीं करेगा। इसके बाद किसी और चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लैपटॉप में प्रोसेसर, रैम, रोम, आईओ है, उसके बाद तुम्हें एचडीएमआई चाहिए तो हो सकता है उसके लिए अलग से आईसी है। ठीक है, तुम्हारे लैपटॉप में तुम्हें कैमरा चाहिए तो उसके लिए अलग से कुछ होगा। बट इन चारों के बिना मिनिमम ये चार चीजें चाहिए, क्या क्या, प्रोसेसर, प्रोसेसर, रैम, रोम और आईओ। इनके इनमें से एक भी हट गया तो प्रोसेसर का सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है कि तुमने इतना लगाया तो कुछ फीचर्स काम करें, बाकी सारे नहीं काम करें, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े। बट इतने से तुम बेयर मिनिमम टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो कि मोर देन इनफ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। धीरे धीरे डिमांड आने लगी कि यार 4 चिप खरीदना पड़ता है, साइज बड़ा होता है, एक नहीं बन सकता क्या। तो फिर धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, ये सब कुछ एक ही चिप में आ गया, जिसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। इक्विवेलेंट है, जैसे पहले पीसी आता था, मॉनिटर अलग होता था, कीबोर्ड अलग होता था, सीपीयू अलग होता था, माउस अलग होता था। ठीक है, पावर का यूनिट वो सब कुछ सीपीयू में फिक्स रहता था। फिर साइज छोटा करने के लिए लैपटॉप आ गया, जिसमें सब कुछ होता है, प्लस और भी बहुत सारी चीजें होती है, बस साइज कम होता है, कॉस्ट कम होता है। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर इज लाइक मिनीफाइड वर्जन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का सिस्टम। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इट इज लाइक अ चिप विच कैन परफॉर्म प्रोसेसिंग यूनिट। So it is a computer processor that can incorporate the function of processing unit in a single chip. खाली प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट इंकॉर्पोरेट कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल कंप्यूटर, मतलब प्रोसेसर के साथ साथ जो भी लगता है वो सब कुछ इसमें है। इट इज रेडी टू एग्जीक्यूट समथिंग। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल सकता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर इज तुम्हारे इंटेल का i7 एंड माइक्रो कंट्रोलर इज वो सीपीयू का डब्बा, सीपीयू का बॉक्स, जिसमें i7 तो है ही, बट उसके साथ रैम, रोम, आईओ सब कुछ है। खाली डिस्प्ले और कीबोर्ड कनेक्ट करो और यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो अगर मैं इमेज वाइज दिखाऊंगा, तो लेफ्ट वाला माइक्रो प्रोसेसर का सिस्टम है, हर आईसी अलग अलग है। ये सीपीयू मतलब प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके साथ इनपुट और आउटपुट ग्रीन है, मतलब दोनों जनरली एक ही साथ एक ही आईसी में मिलते हैं। उसके साथ रैम एंड ड्राइव, इतना इतना कंपलसरी है। फिर ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल जितने भी लगेंगे वो एक्स्ट्रा अलग अलग आईसी खरीद के लगाने पड़ेंगे। जब माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंट्रोलर बना तो यही सारी चीजों के एक डब्बे में पैक कर दिया। कंपलसरी आइटम सीपीयू, इनपुट आउटपुट, रैम एंड रोम। जब साइज छोटा कर रहे थे तो उसके साथ साथ, फॉर एग्जांपल तुम्हारे लैपटॉप में प्रोसेसर, रैम, रोम, आईओ इतनी ही नीड है, बट फिर भी कैमरा दे देते हैं, फिर भी माउस का टच पैड दे देते हैं, क्योंकि ये सारी मस्त चीजें जनरली जो लगती हैं। तो वैसे ही जो जो और भी मस्त चीजें हैं वो भी उन्होंने उस पैकेज में ऐड कर दिया, जो कि कंपलसरी नहीं है, बट अगर तुम्हें नीड पड़ी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनी से अलग अलग आईसी खरीदोगे, कॉस्टली पड़ता है। इसमें एक ही कंपनी से एक आईसी खरीद लो जिसमें सब कुछ है, तो सस्ता पड़ता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि टाइमर निकाल के बड़ा टाइमर लगा दो। इसमें आईसी के अंदर ही है, तो तुम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सीपीयू में डब्बा खोलो, चीजें बदल दो। लैपटॉप में थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, सीपीयू सीपीयू के केस में, मतलब डेस्कटॉप के केस में कैमरा अलग से खरीदते थे और लगाते थे। ठीक है, तो तुम्हारा मन किया कि आज दूसरा कैमरा खरीदना है, ज्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन वाला, मैं अलग खरीदो, लगा दो। लैपटॉप में ऑप्शन नहीं है, लैपटॉप में इनबिल्ट आता है, जो है वो है। ठीक है, फिर अलग लगाने का ऑप्शन है, वो अलग चीज है। ठीक है, बट जो इनबिल्ट आया वो फिक्स हो चुका रहता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड फीचर है वो दे देते हैं। ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर को तुम ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि सारी अलग अलग आईसीज को लिया, एक ही सिलिकॉन की चिप पे डिजाइन किया और फिट कर दिया, तो तुम्हें एक आईसी मिल गई जो कि माइक्रो कंट्रोलर है। तो आजकल मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, शुरू शुरू में माइक्रो प्रोसेसर यूज करते थे। ठीक है, दोनों के अपने अपने अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। कंट्रोलर का एडवांटेज है साइज छोटा होता है, कॉस्ट कम होता है, और ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट के लिए। ठीक है, तुम वो प्रोडक्ट खरीदते हो जो सस्ती हो, अच्छी हो, साइज छोटा हो, है ना। कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए तो माइक्रो कंट्रोलर में तुम इतने छोटे एरिया में बहुत कुछ करना चाहते हो तो सीपीयू का साइज छोटा रहेगा, और अगर बड़ा कर दिया तो ओवरऑल चिप का साइज बड़ा हो जाएगा, तो फिर लॉजिक ही नहीं बड़ा माइक्रो कंट्रोलर बनाने का।
तो जनरली प्रोसेसर यूज होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम वहां जहां पे थोड़ी ज्यादा पावर चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जहां पे तुम रोम का साइज आज और कल में बदलना चाहते हो। माइक्रो कंट्रोलर में जो खरीद लिया फिक्स्ड है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में अलग से चिप है, निकालो दूसरी लगा दो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ये लॉजिक के हिसाब से जनरली चूज करते हैं। तो शुरू शुरू में ये लॉजिक वैलिड रहता था। आजकल माइक्रो कंट्रोलर के इतने वेरिएंट्स आते हैं विच आर लाइक एज पावरफुल एज द माइक्रो प्रोसेसर का सिस्टम। खरीदते टाइम ही तुम मोर देन इनफ मेमोरी ले लो बजट में, ठीक है। तो जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर का पूरा सिस्टम खरीदोगे, एक पावरफुल सिस्टम वो अगर 100 रुपए का आ रहा है, तो माइक्रो कंट्रोलर का एक सिस्टम आएगा जो 100 रुपए में उतनी ही पावर दे देगा। तो तुम्हें फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी की नीड ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो तुम वो खरीद लेते हो। जैसे हम लोग के फोन खरीदते टाइम तुम 64 GB या 128 GB, तो तुम क्योंकि रैम बदल नहीं सकते, रोम बदल नहीं सकते, तो तुम हायर स्पेसिफिकेशन का ले लेते हो। तुम 128 GB ले लेते हो तो तुम फ्री हो जाते हो कि अब मेमोरी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि वो एक्सेसिबल हो गया है, खाली 1000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करो और 128 GB मिल गया। तुम ऐसा ऑप्शन लगा के ऐड कर लेते हो। तो माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम और प्रोसेसर सिस्टम को कंपेयर करें तो बेसिकली होगा क्या, माइक्रो प्रोसेसर का एग्जैक्ट सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर से बनाऊंगा तो ये 100 रुपए का आता था, तो ये 50 रुपए का आएगा, ठीक है। बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शन मिलते थे। तो माइक्रो कंट्रोलर वालों ने क्या किया, ये बोला, जो भी लोग माइक्रो कंट्रोलर मैन्युफैक्चर करते थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, 50 रुपए में नहीं बेचेंगे, एक काम करते हैं, इसमें जितने भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यहाँ पे जो भी आईसी जनरली लोग यूज करते हैं वो सब इसके अंदर डाल देते हैं। मेमोरी थोड़ी ज्यादा लगती है, मेमोरी ज्यादा कर देते हैं। लोगों को ये ए टू डी कन्वर्टर लगता है, इसके अंदर डाल देते हैं। लोगों को प्रोग्राम मेमोरी के लिए अलग से कुछ लगता है, वो डाल देते हैं। ऐसे जितनी भी चीजें लगी वो डाल दिया, और इसका कॉस्ट अब 50 के बजाय 80 हो गया, या फिर 100 हो गया। तो अब ये भी 100 में, ये भी 100 में। इसमें साइज बड़ा है, फीचर्स कम आते हैं, अलग से फीचर्स ये खरीद के अलग से लगाना पड़ेगा। इसमें उसी 100 रुपए में साइज छोटा है और ये फीचर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो तुम ये खरीद लेते हो, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर इज समथिंग जो आजकल हर जगह यूज होता है और हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हारे स्मार्ट टीवी में माइक्रो कंट्रोलर होगा। एक्चुअली उसमें प्रोसेसर है, क्योंकि उसमें तो वो लोग इंटरनेट चलाने की कैपेबिलिटी और ये सब कुछ देना चाहते हैं। बट स्मार्ट टीवी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, मतलब स्मार्ट टीवी छोड़ दो, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर में माइक्रो कंट्रोलर है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो इंटेल की बात मैं फिर से बता रहा हूँ। तो इंटेल ने 4004 बनाया, इसको इम्प्रूव किया, 8085 बनाया, इसको और इम्प्रूव किया। धीरे धीरे इनको समझ में आया कि ये तो छोटी चीज है, फ्यूचर में ना प्रोसेसर चलेगा, यही जो ज्यादा पावरफुल हो। तो इंटेल ने ये सारी डिजाइन लोगों को बेच दी, बोला कि तुम मुझे रियलिटी देते रहना, हम प्रोसेसर पे काम करेंगे। और इंटेल ने बड़े प्रोसेसर बनाने शुरू किए, सेम फंडा, जस्ट मोर पावर। यहाँ पे मेमोरी किलोबाइट्स में होगी, यहाँ पे मेमोरी गीगाबाइट्स में होगी, यहाँ पे प्रोसेसर की स्पीड मेगाहर्ट्ज में होगी, यहाँ पे गीगाहर्ट्ज में होगी। ऐसे पावरफुल प्रोसेसर बनाने शुरू किए और माइक्रो प्रोसेसर बनाना छोड़ दिया, ठीक है। और जो माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर का पहला जो आईसी बनाया था वो बनाया था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट करके एक कंपनी है, वहां पे। अगेन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भी कैलकुलेटर के लिए करती है, नियरली सेम टाइम, ठीक है। जब ये इंटेल वाले लोगों ने छोड़ा था और माइक्रो प्रोसेसर बनाना शुरू किया था, उसी टाइम पे इंटेल के किसी एम्प्लॉय के दिमाग में आइडिया आया था और उसने माइक्रो कंट्रोलर बनाना शुरू किया था। ये सिंपल था, तो ये जल्दी एक्सक्यूट हो गया, जल्दी मार्केट में आ गया। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तुम बोल रहे हो एक ही चिप में सब कुछ, तो बनाना डिफिकल्ट है, तो इसको मार्केट में आने में टाइम लगा, ठीक है। तो ये 4-5 साल पहले आ गया, उसके 4-5-10 साल बाद माइक्रो कंट्रोलर बना। और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वालों ने माइक्रो कंट्रोलर बनाया जिसमें ये सारी चीजें एक ही के अंदर थी, ठीक है। तो डेवलपमेंट सेम टाइम में स्टार्ट हुआ था एज पर हिस्ट्री, और लॉन्च अलग अलग डेट में थी। और जब तक माइक्रो कंट्रोलर आया, माइक्रो इंटेल ने प्रोसेसर बनाना शुरू कर दिया था, तो उसने इस मार्केट को छेड़ा ही, ठीक है। खाली कुछ माइक्रो कंट्रोलर उसने भी बनाए थे, 8051, ठीक है। 8051 इज समथिंग जो सिलेबस में इंक्लूड करते हैं। बट ये सारे सोचो 70s 80s के माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर है जो आज तक सिलेबस में पढ़ा रहे हैं, विच आर लाइक यूजलेस। ये माइक्रो कंट्रोलर 100 रुपए में आता है, उतने ही कॉस्ट में इससे 10-20 गुना ज्यादा पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर आ जाता है, ठीक है। तो सिलेबस में चल रहा है। रियल लाइफ में तुम्हें बहुत ही रेयरली 8085 या 8051 से कोई इंप्लीमेंट करके कुछ बनाता हो ऐसा दिखेगा। दिखेंगे वो कंपनीज जहां पे पूरा का पूरा स्टाफ पुराना है, ठीक है। मैनेजमेंट कमेटी पुरानी है, R&D डिवीजन पुराना है, तो वो लोग बोलेंगे यार 8085 से हो रहा है ना, 805 से हो रहा है ना, तो फिर क्यों नया लेना, क्यों नए लेने में लर्निंग कर पाएगा, हम ऑलरेडी बुढ़े हो गए, क्यों सीखना। इस लॉजिक के हिसाब से कुछ कंपनीज में 8051 यूज होता है, अदरवाइज हर जगह नए माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होते हैं। जैसे कि एक कंपनी है जिसका नाम है एसमेल, वो लोग AVR सीरीज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। फिर माइक्रोचिप 6 सीरीज, मोटोरोला
पहले मोटोरोला नाम था, फ्री स्केल सेमीकंडक्टर हो गया, एमपीसी सीरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एसटीएम सीरीज, टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट एमएसपी, आर्म होल्डिंग आर्म बनाता है, एनएक्सपी जिसको फिर से फ्री स्केल, पहले एनएक्सपी फिलिप्स हुआ करता था, फिर फ्री स्केल हो गया, वो लोग एलपीसी बनाते हैं। मतलब मोटोरोला को फ्री स्केल ने खरीदा, फ्री स्केल को एनएक्सपी ने खरीदा, मतलब फिलिप्स की ओरिजिनल कंपनी, ठीक है, जो चिप्स बनाती है। तो वो एलपीसी सीरीज ऑफ माइक्रोकंट्रोलर बनाते हैं, उनके लोगोज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऐसे जैसे इंटेल के सीरीज है, इंटेल पहले पेंटियम बनाता था, फिर आजकल एटीएम बनाता है, एटीएम का 3, 5, 7, 9, 10 आएगा। एएमडी एक्स सीरीज ऑफ माइक्रोकंट्रोलर बनाता है, स्नैपड्रैगन है पर्टिकुलर माइक्रोकंट्रोलर नहीं प्रोसेसर बनाता है। वैसे ही ये सारी अलग अलग कंपनीज है जो अलग अलग टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ प्रोसेसर्स बनाते हैं। अब इन प्रोसेसर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं जनरली उनके बिट्स से, ठीक है। तो तुम्हारा लैपटॉप 64 बिट का है या 32 बिट का है, सुना है ये? यस, नो? तो व्हाट डज इट मीन? तुम्हारा लैपटॉप 64 बिट का है, बड़ा नंबर मतलब अच्छा। इस लॉजिक के अलावा, बड़ा मतलब अच्छा को छोड़ दो, इसके अलावा व्हाट डज इट मीन? 64 बिट का कंप्यूटर अच्छा क्यों है? बोलो बोलो। नहीं पता? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम उसका आंसर दो। क्लॉक साइकिल ज्यादा होता है? नहीं, बिट का क्लॉक साइकिल से रिलेशन नहीं है। तो मतलब अगर तुम लिटरली देखो तो 4-5 साल पहले पीसी जो आते थे, या फिर 10 साल पहले, वो भी ऑलमोस्ट 2 गीगाहर्ट्ज के रहते थे। मतलब मेरा पहला लैपटॉप मैंने लिया था 2009 में शायद से, और उसका क्लॉक साइकिल था 1.2 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। बूस्ट करके ये 2 गीगाहर्ट्ज पे पहुंचता था। मेरा अभी वाला लैपटॉप है, ये भी ऑलमोस्ट इतनी ही स्पीड पे काम करता है, ठीक है। मतलब मैं अगर जाऊं और देखो सिस्टम इन्फॉर्मेशन, तो तुम्हें क्लॉक साइकिल में ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। यहाँ कहीं पे क्लॉक साइकिल लिखा है, ये देखो 27, तो वो 2 मेगाहर्ट्ज तक पहुंचता था, ये 2.5 मेगाहर्ट्ज तक पहुंचता है, बूस्ट करके 2.7 तक पहुंचता है। मेगाहर्ट्ज नहीं, सॉरी, गीगाहर्ट्ज। वो 2 पॉइंट मतलब वो बाय डिफॉल्ट 1.2 पे चलता था, बूस्टेड मोड में वो 2 गीगाहर्ट्ज तक जाता था, वो वाला लैपटॉप 2009। 2022 है, 10-12 साल हो गए, और ये खाली 0.5 गीगाहर्ट्ज का डिफरेंस आया है। तो क्लॉक साइकिल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और उससे ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं, ठीक है। तो अब बिट समझाने के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम आंसर देना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कोई भी एक अनम्यूट कर लो और बताओ क्या लिखा है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ये 10,000 होगा। हाँ ठीक है, डेसिमल में 10,000। अब 1 लाख। अब मतलब ठीक है, एक जीरो और ऐड कर लेता हूँ। टाइम लग रहा है ना? हेलो। अब हाँ, हाँ बोलो। 100 करोड़ हुआ नहीं? 100, पहले एक जीरो था तब का तुम बता रही हो ना? हाँ, करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। ठीक है, पक्का? सॉरी फिर सर। आज, हाँ, मतलब पक्का। हाँ 10 की पावर 7 इज करोड़, ठीक है। तो हाँ उस हाँ। लॉजिक के हिसाब से अगर ये 100 करोड़ है, तो यहाँ पे तुमने दो वर्ड यूज कर लिए, 100 एंड करोड़। मतलब तुम्हारी लिमिट है करोड़ की। कोई ऐसी चीज है जिसमें तुम इसको सिंगल यूनिट में बोल पाओ? कितने जीरो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। या फिर मैं सिंपल और सिंपल करके पूछता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सिंपल इज लाइक की स्ट्रक्चर वे में पूछता हूँ, वहां पे एक जीरो का मिसमैच हो गया था इसलिए। दिस इज 1000, 10,000, सही है। फिर लाख, ठीक है, 10 लाख। करोड़, करोड़ के बाद अगर मैंने और 3 जीरो ऐड कर दिए तो
ठीक है, और इंग्लिश में मैं पूछना हो तो फिर मैं बोलूंगा कि ठीक है 6 जीरो। हाँ मिलियन, मिलियन के बाद ये बिलियन हो गया, बिलियन के बाद अब ये क्या है, ट्रिलियन में जाएगा। ट्रिलियन, हाँ अब ये क्या है, सिलियन, नहीं, ट्रिलियन के बाद हाँ तो बस चलेगा, ट्रिलियन इज द लिमिट जो तुम्हें आता है। इसके बाद तुम जो बोल सकते हो, ट्रिलियन के बाद वाली चीज पता ही नहीं है, अगर नहीं पता तो तुम बोलोगे 1000 ट्रिलियन, सही है। 1000 ट्रिलियन के बाद मैं 3 जीरो और ऐड कर दिया तो तुम इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 6 जीरोस जो तुम्हें पता है एंड ट्रिलियन के जीरोस जो तुम्हें पता है, और तुम बोलोगे कि ठीक है ये 1 मिलियन ट्रिलियन, सही है। पेपर्स में पढ़ा है 100,000 करोड़, 1 लाख करोड़, ऐसे लिखते हैं, सही है। तो तुम जब 2 पार्ट में डिवाइड करने लगे तो वो तुम्हारी लिमिट आ गई, किस चीज की लिमिट आ गई कि एक टाइम पे तुम कितने नंबर ऑफ जीरोस मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तब तक तुम कंटिन्यूसली बोल पा रहे थे, राइट। तो योर लिमिट इज ट्रिलियन, तो एक बार में ट्रिलियन को मैनेज करोगे, और अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, मतलब लेट्स से तुम 1000 बोल पाते हो, 1000 के बाद अगर मैंने 2-3 जीरो और लगा दिए तो अब तुम्हें सोचना पड़ता है, ये कॉमा सोचना पड़ता है कि कॉमा कहाँ आएगा, अच्छा कॉमा यहाँ आएगा, ये 1000 हो गया और ये 1000 है, मतलब ये 1000 है। फिर ये ऐसा है तो कॉमा पहले लगाओगे, मैंने नंबर तुम्हें दिया था ये, तो तुमने पहली प्रोसेसिंग की 1 2 3 कॉमा, तो ये 1000 है, ये 100 है, 100,000, तो बेसिकली उसकी एक नंबर को 2 बार में बोलना पड़ रहा है। इंस्टेड के इसको 1 लाख बोल देते, तुम बोल रहे हो 100,000, ठीक है। तो प्रोसेसिंग में डबल टाइम लग रहा है। तो बेसिकली बिट इज द नंबर ऑफ बिट्स दैट योर प्रोसेसर कैन हैंडल एट अ टाइम, ठीक है। चाहे डेटा राइट के लिए हो, चाहे डेटा रीड के लिए हो, चाहे डेटा एड मल्टीप्लीकेशन के लिए हो, मतलब परफॉर्मेंस के टाइम पे, ठीक है। तो तुम्हारी मेमोरी से अगर वो 32 बिट ही एक बार में रीड कर पाएगा, और तुमने कोई कैलकुलेशन में लिख दिया है 33 बिट का नंबर, इतना बड़ा नंबर है जिसमें 33 बिट की नीड है, तो वो क्या करेगा, पहले 32 बिट लाएगा, फिर बचा हुआ एक बिट के लिए 1 बिट, बट वो 32 बिट के मल्टीपल में ही चीजें कर सकता है, तो वो 1 + 31 जीरोस लाएगा, एक बिट बचा हुआ 31 जीरोस, मतलब वो 32 बिट को 2 बार रीड करेगा, और फिर वो तुम्हारी 33 बिट की डेटा को समझ पाएगा। तो जो चीज एक बार में 64 बिट कर पाएगा, 64 बिट क्या करेगा, 33 बिट है, वो एक बार में 64 बिट रीड कर सकता है, तो 33 एक ही बार में रीड कर लेगा, तो एक ही साइकिल में सारी की सारी डेटा रीड हो गई। वर्सेस 32 बिट का कंप्यूटर 33 बिट को 2 साइकिल में रीड करेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसे ही तुमने ऐड करने के लिए बोल दिया, तो मतलब एक तरीके से मैं और पूछता हूँ तुमसे यही सेम सवाल, ठीक है, मतलब नहीं सॉरी नहीं पूछूंगा, वो बाद में पूछूंगा, आएगा तब, नहीं तो तुम्हें पता चल जाएगा आंसर। तो बेसिकली बिट डिफाइन कि एक बार में कितने बिट्स तुम रीड राइट कर सकते हो, कितने बिट का ऑपरेशन एक बार में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर उससे एक बिट भी ज्यादा हुआ तो वो 2 साइकिल में डिवाइड हो जाता है कि इतने बिट एक बार में, अब चाहे वो 1 बिट हो चाहे 10 बिट एक्स्ट्रा हो, उतने बिट अलग साइकिल में, इसका 3x हो गया तो 3 साइकिल लगेगी, समझ में आ रहा है। तो बिट बढ़ने से फायदा क्या होता है, नाउ यू कैन हैंडल मोर डेटा एट अ टाइम, तो तुम्हारा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। क्लॉक का एडवांटेज क्या होता है, तुम शॉर्ट अमाउंट में ज्यादा स्पीड से डेटा रीड कर पा रहे हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि क्या बोलते हैं, अभी ये स्लाइड एक बार में स्क्रीन पे दिख रही है, अगर तुम्हारी रीडिंग की स्पीड ज्यादा है, मतलब तुम्हारा क्लॉक साइकिल है तो तुम जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, ठीक है। बट एक स्लाइड में इतना ही आ रहा है, तो ये स्लाइड पढ़ने के बाद तुम्हें एक बटन दबाना पड़ेगा और नेक्स्ट स्लाइड आएगा और तब दोबारा पढ़ पाओगे। तो स्पीड इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ एक बार में कितनी इंफॉर्मेशन मिल पा रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो बिट से रिप्रेजेंट होती है। तो आजकल शुरू शुरू में माइक्रो कंट्रोलर 4004 वाला माइक्रो कंट्रोलर 4 बिट का था, 8005 वाला माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का था शायद से। तो माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट के बहुत सारे दिनों तक चले, उसके बाद 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट के भी माइक्रो कंट्रोलर आजकल आते हैं। फिर भी 8 बिट इज मोर देन इनफ। तुमने मारियो देखा है, मारियो गेम? यस सर। तो मारियो गेम में जो भी यूज होता था लॉजिक, ठीक है, 4 बिट और फिर 8 बिट। तो शुरू शुरू में जब मारियो लॉन्च हुआ था 4 बिट के आते थे, फिर जो तुमने 8 बिट के गेम्स, 8 बिट का गेम्स, मारियो, कॉन्ट्रा, ये सारे 8 बिट के गेम्स थे। मतलब 8 बिट बोलने का मतलब क्या था, इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, वो 8 बिट का कैपेबिलिटी रखता है, और उस 8 बिट के कंट्रोलर से तुम मारियो खेल पाते थे, जिसमें तुम्हारे पास 2 प्लेयर का ऑप्शन था, मतलब तुम 2 रिमोट कनेक्ट करते थे उस प्रोसेसर से, कंट्रोलर से, जो भी डिवाइस के अंदर था,
टीवी कनेक्ट करते थे, मतलब डिस्प्ले भी कर लेता था, साथ ही साथ कैसेट कनेक्ट होता था, कैसेट से डेटा रीड करके तुम पूरा गेम खेलते थे, जिसमें A to Z इतने सारे लेवल्स भी होते थे, सही है। तो उस माइक्रो कंट्रोलर में इतना फीचर था जो पुराना था। तो आज का 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर और पावरफुल है। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर से मैक्सिमम टास्क हो जाता है। तुम 16 या 32 बिट, मोस्टली 16 के बजाय मैक्सिमम जगह 32 बिट डायरेक्टली यूज करते हैं। 32 बिट यूज कर लोगे तो फिर तो तुम स्मार्ट टीवी बना पाओगे, ठीक है, मच मोर फास्टर प्लीज, ठीक है। और 64 बिट मतलब और एडवांस हो गया। तो आइडियली मैक्सिमम छोटे मोटे डिवाइसेस में 8 बिट से काम हो जाता है। तो मैं अगर बोलूंगा कि मार्केट में अगर 100 माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहे हैं तो उसमें से 80 होंगे जो 8 बिट के होंगे, ठीक है, 15 होंगे जो 32 बिट के होंगे, 32 या 16 बिट के होंगे, और बचे हुए 5 ऐसे कुछ होंगे 64 बिट के। तो ये प्रोपोर्शन है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क की रिक्वायरमेंट कम है, तो 64 बिट के माइक्रो कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट कम है। जनरल पर्पज चीजें हर जगह यूज होती है, हर घर में टीवी है, हर घर में फ्रिज है, ठीक है, पर हर घर में सुपर कंप्यूटर नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। तो 64 बिट वाले माइक्रो कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट कम है, तो कम प्रोडक्शन, कम यूज होता है, करेक्ट। तो आजकल ये माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसमें से हम एटमेल कंपनी का, तो एटमेल और माइक्रोचिप, पहले एटमेल इंडिपेंडेंट थी, 2016 लिखा हुआ है, डेथ नहीं हुई है, 2016 में माइक्रोचिप ने उसको खरीद लिया, ठीक है। तो माइक्रोचिप एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी जो खुद के माइक्रो कंट्रोलर बनाती थी, एटमेल इंडिपेंडेंट कंपनी थी जो खुद के माइक्रो कंट्रोलर बनाती थी और भी बहुत सारे चिप्स बनाती थी। बट एज अ कंपनी माइक्रोचिप वॉज अ बिगर कंपनी, ठीक है। एज ए कंपनी एटमेल वॉज ए स्मॉलर कंपनी, बट एटमेल के माइक्रो कंट्रोलर ज्यादा फेमस थे मार्केट में समहाउ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सैमसंग बड़ा है या नोकिया बड़ा है, या फिर नोकिया छोड़ दो, नोकिया पुराना है, सैमसंग बड़ा है या रेडमी बड़ा है, रेडमी, वन प्लस, MI, ये सब कुछ, कौन सी कंपनी ज्यादा बड़ी है, पता है कि नहीं पता है? रेडमी के फोन ज्यादा बिकते हैं, रेडमी बड़ा होगा, सैमसंग के फोन कम बिकते हैं, सैमसंग छोटा होगा, ठीक है। तो मोबाइल इज वन एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। एज अ कंपनी सैमसंग बहुत बड़ी है, सैमसंग मोबाइल बनाती है, फ्रिज बनाती है, टीवी बनाती है, रेफ्रिजरेटर बनाती है, MI, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा बनाती है, ठीक है। इसके अलावा सैमसंग जहाज भी बनाती है, शिप्स बनाती है, सैमसंग रिटेल में भी है, ठीक है, क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट में भी है, सैमसंग की खुद की आर्मी भी है, सैमसंग वो शिप्स बनाती है जो दूसरे शिप्स को शिप करते हैं, ठीक है। तो सैमसंग इज दिस ह्यूज बिजनेस, ठीक है, वर्सेस MI जो कि फोन बनाती है। हो सकता है इनका फोन ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा फेमस हो सैमसंग से, बट एज अ कंपनी छोटी है। तो जिस दिन सैमसंग का मन किया उस दिन वो MI को खरीद सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन माइक्रोचिप ने एटमेल को खरीद लिया, क्यों? क्योंकि एटमेल का AVR सीरीज बहुत फेमस था। तो आजकल एटमेल की IC कौन बनाता है? माइक्रोचिप, बोलने के लिए। बट माइक्रोचिप ने ऐसा नहीं किया कि एटमेल खरीद लिया तुझे, आज के बाद से एटमेल कंपनी का नाम हटा देंगे, हम माइक्रोचिप यूज करेंगे। तो एटमेल ने माइक्रोचिप ने एटमेल के ब्रांड को चेंज नहीं किया, ठीक है। एटमेल का ब्रांड एटमेल है, आज भी मार्केट में वो एटमेल के नाम से ही IC मिलती है। खाली उसका पेरेंट कंपनी प्रॉफिट किसको जाता है? माइक्रोचिप को जाता है। मैन्युफैक्चर किस कंपनी की फैक्ट्री में होता होगा? एटमेल की कंपनी में होता होगा, जो कि माइक्रोचिप ओन करती है, ठीक है। समझा पंडा? और धीरे धीरे होगा, मे बी एक दिन वो एटमेल की जगह हर जगह माइक्रोचिप छापते हैं, बट आज तक वो एटमेल ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एटमेल लिखा हुआ है, यहाँ पे माइक्रोचिप लिखा हुआ है, तो एटमेल की IC भले माइक्रोचिप वाले ओन करते हैं, बट लिखा एटमेल रहता है, गॉट इट। तो हम उस कंपनी का एक IC यूज करने वाले हैं। इट इज इक्विवेलेंट कि इंटेल और AMD दोनों माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है। मेरे लैपटॉप में दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, इंटेल का या AMD का। मैंने इंटेल चूज कर लिया, क्यों? क्योंकि बहुत सारा फेमस है, बहुत सारे लोग इंटेल यूज करते हैं, तो इंटेल खरीद लिया, AMD नहीं खरीदा। बट इंटेल नहीं खरीदा, इंटेल का मैंने i7 खरीदा। और क्या ऑप्शन थे? i3 थे, i5 था, i9 था, मैंने i7 खरीद लिया। तो वैसे ही तुमने पहले कंपनी सिलेक्ट की, तो हमने कंपनी सिलेक्ट कर ली एटमेल, तुमने नहीं की, मैंने की, बाद में बताऊंगा क्यों की, ठीक है। एटमेल, एटमेल का बहुत सारा माइक्रो कंट्रोलर, उसमें से एक माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट किया, विच इज एटमेगा 328। समझ में आया? क्यों सिलेक्ट किया थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो एक लाइन लिखी है, वन ऑफ द फेस माइक्रो कंट्रोलर नाउ डेज प्रोड्यूस बाय एटमेल माइक्रोचिप। अब होता क्या है, उसके लिए हम डेटा शीट देखेंगे, तो डेटा शीट हम अभी नहीं देखेंगे। डेटा शीट होता क्या है ये बता देता हूँ, पहले भी बताया था कि इस IC के बारे में जितनी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगी वो एक यूजर मैनुअल में आएगी, जिसको हम डेटा शीट बोलते हैं। इट इज अ वेरी कॉमन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री टू हैव अ यूजर मैनुअल, जिसको डेटा शीट बोलते हैं। चाहे वो छोटा सा कनेक्टर हो, छोटी सी LED हो, छोटा सा कैपेसिटर हो, या फिर बड़े बड़े ICs हो, प्रोसेसर्स हो, सबकी डेटा शीट आती है, ठीक है। तो हम एटमेगा 328 की डेटा शीट एक दो दिन में देखेंगे, जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने लगेंगे। अदरवाइज अभी देखेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग फील होगा,
ठीक है। तो इसके फीचर वगैरह हम सब देखेंगे जब डेटा शीट में जाएंगे। ठीक है, तो डेटा शीट बनाता कौन है? मैन्युफैक्चरर बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि जो लोग खरीदे उनको समझ में आए कि यूज कैसे करना है, फीचर्स क्या क्या है, सारी डिटेल। ठीक है, तो तुम बार बार एक्मेल को कॉल करके नहीं पूछोगे कि अरे ये आईसी में ये वाला फीचर है क्या, ये चीज कैसे होगी। ठीक है, तो उनके हेल्थ सपोर्ट को नहीं पूछोगे, तुम बेसिकली सीधे डेटा शीट देखोगे, डेटा शीट में इन्फो रहेगी, और डेटा शीट में नहीं है तो आइडियली तुम्हें कोई नहीं बता सकता। ठीक है, अब क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ही इजी है बिगिनर्स के लिए ये वाली माइक्रो कंट्रोलर को यूज करना एज कम्पेयर टू कोई दूसरा माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो हम दूसरा माइक्रो कंट्रोलर भी सिलेक्ट कर सकते थे, बट अगर हम दूसरा माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करते तो फिर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर का बहुत कुछ पढ़ना पड़ता, टू मच थियोरेटिकल लेस ऑफ अ प्रैक्टिकल। और हो सकता है कि मान लो ये सिलेबस में तुमने क्या क्या सीख लिया, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीबी डिजाइनिंग, एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, ये सब सीख लिया, आईओटी वगैरह, और इसके बाद तुम्हें फील हुआ कि यार ना मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कम पसंद है, कोडिंग ज्यादा पसंद है। दिस इज वेरी गुड। ठीक है, यही एम है इस पूरे कोर्स का कि यू विल गेट टू नो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में, एम्बेडेड सिस्टम में है, कोडिंग में है, हार्डवेयर में है, आईओटी में, कहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने एम्बेडेड सिस्टम पढ़ लिया तो तुम्हें एम्बेडेड सिस्टम आना ही चाहिए 100%। लेटर ऑन तुमने सब कुछ देख लिया, नाउ यू विल बी एबल टू डिसाइड कि देखो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया, सर्किट भी बनाए, सोल्डरिंग भी किया, ये सब करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि सोल्डरिंग इज समथिंग जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है, पीसीबी डिजाइनिंग इज समथिंग जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। अब अगर यही डिसीजन लेना था और इसके लिए हमने बहुत मतलब 15-20 दिन सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर, थियरी सब पढ़ लिया, और बाद में तुमने डिसाइड किया कि नहीं मुझे तो कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो यूजलेस हो गया। तो एज अ बिगिनर एक्सपोजर के टाइम पे हम एकदम हार्डकोर हर चीज के अंदर नहीं गए। ठीक है, तो बिगिनर फर्स्ट टाइम हम इजीली ऊपर से चीजें यूज कैसे कर सकते हैं, अंदर क्या चलता है थोड़ा बहुत वो समझ ले, इस लेवल पे रह के देख पाए तो इजी हो जाएगा। तो एटमेगा 3 to 8 में ये ऑप्शन मिलता है, बाकी सब में बेसिकली क्या था, ये ऑप्शन नहीं मिल पाएगा ड्यू टू सम रीजन जो हम फ्यूचर में देखेंगे। तो तुम्हें हार्डकोर अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इट्स लाइक कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी रेस्टोरेंट है ही नहीं। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें कोई डिश खानी है तो तुम्हें बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट वर्सेस तुम्हारे पास ऑप्शन है, इफ यू वांट टू मेक समथिंग एंड इफ यू आर इन डाउट कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा होगा, किसी रेस्टोरेंट में जाओ, खा के देख लो कि पिज्जा अच्छा होता है या बर्गर अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा भी समझ में आएगा, टेस्ट भी समझ में आएगा, तुम्हें देख के समझ में आएगा कि दिखता कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कौन से टूल लगेंगे, ये सब समझ में आ जाएगा जब तुम एक बार रेस्टोरेंट में बैठ के खा के आ जाओगे, राइट। उसके बाद तुम घर पे आने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि मैं पिज्जा बनाऊंगा या फिर बर्गर बनाऊंगा आज के बाद से। ठीक है, पिज्जा इज समथिंग जिसमें मुझे एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है। तो वैसे ही यहाँ पे ये ईज मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ट्यूटोरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो तुम कोई प्रोजेक्ट गूगल करोगे और पीछे लिख दोगे एक्मेगा 328, तो 100% उस प्रोजेक्ट को किसी ने बनाया होगा, उसका कोड मिल जाएगा, सर्किट मिल जाएगा। वर्सेस तुम किसी और माइक्रो कंट्रोलर का लिखो तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट उसमें मिले। तो कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा इसमें 32 किलोबाइट की प्रोग्राम मेमोरी है, 32 किलोबाइट का कोड लिख सकते हो, विच इज मोर देन इनफ। वर्सेस कि मैं एक माइक्रो कंट्रोलर लूं जिसमें 8 किलोबाइट की मेमोरी है, तो अगर मेमोरी कम है तो तुमने एक्मेगा 328 सीखा, कुछ दिन यूज किया, सब सही चल रहा था, एक दिन तुम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने लगे, अब 8 किलोबाइट से ज्यादा की मेमोरी लगने लगी, तो तुम्हें नया माइक्रो कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तो लिमिटेशन आ जाएगी, दूसरा माइक्रो कंट्रोलर यूज करना पड़ेगा। माइक्रो कंट्रोलर चेंज तो उसका पिन वगैरह बदल जाएगा, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बदल जाएगा। 328 में 32 किलोबाइट की मेमोरी है, मोर देन इनफ है बड़े बड़े टास्क करने के लिए। ठीक है, फिर बहुत सारे जो जनरल रिक्वायर्ड फीचर्स रहते हैं वो सब इसमें हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूएम, एडीसी, सीरियल, ये सब कुछ क्या होता है हम देखेंगे, बट ये सारे फीचर इसमें है। तो तुम्हें अगर उन फीचर्स की नीड पड़ी तो तुम्हें नया माइक्रो कंट्रोलर खरीदने नहीं जाना है, नई आईसी नहीं खरीदनी है, वही सेम माइक्रो कंट्रोलर में खाली कोड चेंज करो, चल जाएगा। ठीक है, और ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि आर्डिनो उनो नाम का एक डेवलपमेंट बोर्ड है। तो मतलब इंटेल की आईसी क्यों फेमस है? क्योंकि हर लैपटॉप मैन्युफैक्चरर, मान लो सबसे फेमस लैपटॉप जो है वो है इंटेल, सॉरी एचपी के, तो एचपी इंटेल यूज करता है इसलिए इंटेल फेमस हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा ही हुआ है, इंटेल ने हर कंपनी के पास जा जाके डील कर लिया है, और उसके डील में ये होता है कि हमारा प्रोसेसर यूज करो और हमारा स्टिकर तुम्हें अपने लैपटॉप पे चिपकाना पड़ेगा। अदरवाइज सोचो कि तुम्हारे लैपटॉप में इंटेल है बट वो स्टिकर नहीं चिपका, तो किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि अंदर कौन सा प्रोसेसर है। वो स्टिकर चिपकाने की डील की वजह से समझ में आने लगा। तो मैक्सिमम फेमस लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स इंटेल यूज करते हैं, इसलिए इंटेल फेमस है। ठीक है, तो वैसे ही आर्डिनो उनो एक बहुत ही फेमस डेवलपमेंट बोर्ड है जो हम यूज करने वाले हैं, और उसमें ये आईसी यूज होती है।
जिसकी वजह से मैक्सिमम हॉबीज, मैक्सिमम मेकर्स आर्डिनो उनो यूज करते हैं। तो आर्डिनो उनो यूज करते हैं मतलब अल्टीमेटली एटमेगा 32 यूज करते हैं, तो एटमेगा 32 फेमस है। गॉट इट? तो ये ऐसे रीजंस हैं। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अब खरीदने की बारी आएगी। इंटरनेट पे तो ट्यूटोरियल मिल रहा है, मार्केट में खरीदने गए प्रोडक्ट मिला ही नहीं, तो क्या फायदा? इट्स इक्विवेलेंट कि पिज्जा बनाने का मन था, मार्केट में गए और तुम्हें एलोपिनो मिला ही नहीं। अब तुमने जो रेसिपी देखी थी उसमें एलोपिनो लिखा था, अब तुम्हारा रेसिपी परफेक्ट मैच नहीं होगा, तो पिज्जा बन गया। और हो सकता है कोई और रीजन है जिसकी वजह से पिज्जा अच्छा नहीं है, बट तुम्हें लगेगा कि एलोपिनो होता तो अच्छा रहता। ठीक है, मतलब वो प्रोडक्ट जिसको तुमने सीखा देखा वो मार्केट में नहीं मिला, तो सीखने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो एडवांटेज ये है कि क्योंकि आर्डिनो उनो फेमस है, बहुत जगह लोग लेते हैं, तो हर जगह मिलता है। तो तुम्हारी सिटी में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जो ये मतलब एजुकेशनल स्पेक्ट्रम का इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी फ्रिज वाला नहीं, वो वाला इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बेचते हैं, तो मोस्टली वो आर्डिनो उनो बेचते होंगे, तो तुम इजीली जाके खरीद भी पाओगे। और ऑनलाइन तो आराम से खरीद ही सकते हो। ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम आर्डिनो उनो यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है जो कि कोड वाला पार्ट है। ठीक है, कि एम्बेडेड सिस्टम है तो ऑब्वियसली कोड लगेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में हम कोड लिखेंगे। तो माइक्रो कंट्रोलर में एक कोड होता है जो रन होता है, माइक्रो प्रोसेसर में एक कोड होता है जो रन होता है, वर्सेस प्रोसेसर। प्रोसेसर में कोड नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रन होता है, और वो तुम्हें कैपेबिलिटी देता है कि तुम मल्टीपल कोड रन कर पाओ। तो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है? माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर सिंगल कोड रन कर पाते हैं, दैट्स इट। प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर पाता है जिसकी वजह से तुम मल्टीपल कोड्स रन कर पाते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हारी फ्यूचर में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें उसमें 2 कोड्स रन करना है, तब तुम या तो 2 माइक्रो कंट्रोलर यूज करो, उनके बीच में कुछ इंटरफेसिंग करके उनको सिंक करो, या फिर तुम प्रोसेसर वाला सिस्टम खरीद लो जैसे कि रास्पबेरी पाई। ठीक है, तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। गॉट इट? अब हार्डवेयर टू हार्डवेयर इट विल वेरी कि किस लैंग्वेज में होगा। जनरली सी में माइक्रो कंट्रोलर्स में कोड हो जाता है यूजिंग सी नहीं रहता, मॉडिफाइड सी रहता है, क्योंकि हार्डवेयर अलग है। नॉर्मल सी इज डिफाइंड फॉर लैपटॉप, हमारा हार्डवेयर है माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर के जो सी बनेगा उसको जनरली हम एम्बेडेड सी बोलते हैं। ठीक है, हम एम्बेडेड सी यूज करेंगे। कुछ माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पाइथन का मॉडिफाइड वर्जन माइक्रो पाइथन बोलते हैं। तो एम्बेडेड सी प्लस प्लस, एम्बेडेड जावा, एम्बेडेड पाइथन की वजह से माइक्रो पाइथन बोलते हैं। तो ऐसे टाइप का लैंग्वेज भी सपोर्टेड है कुछ कुछ माइक्रो कंट्रोलर में। तो इट वेरीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, उन्होंने किस सॉफ्टवेयर को बनाया उसके लिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब आर्डिनो का पार्ट आएगा कि आर्डिनो क्या होता है, कैसे होता है। वहां मूव करने से पहले तुम सब बताओ कि तुम में से कितने लोगों को ये पता है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, या फिर मैं सिंपली लिख देता हूँ ये। तो ये करेगा क्या, क्या करेगा ये मत बताओ, क्या करेगा ये पता है। तो अभी कौन कौन है? मल्हार, शिवानी, मल्हार नहीं है, आदित्य एंड ठीक से शिवानी। पता है। पता है। आदित्य तुम्हें पता है? ठीक है, तो आदित्य को भी पता है। मतलब दिस इज मोर देन इनफ। अगर ये पता है तो बाकी सारी चीजें भी पता रहेगी जो हमें लगेगी। बट इसके अलावा हमारे पास मल्हार है और अभी और ऋषभ, 3 लोग और हैं, एंड दोज पीपल आर फ्रॉम डिप्लोमा, तो मोस्टली उनको थोड़ा थोड़ा पता रहेगा। तो व्हाट आई विल डू, एक सी की क्लास दूंगा जिसमें मैं रिवीजन करूंगा, कि या फिर रिवीजन या फिर इंट्रोडक्शन, ये चीज ऐसी है, ऐसी होती है। बाकी बचा हुआ हम प्रैक्टिकली जब लिखा करेंगे तब मैं रिवाइज कर दिया करूंगा, है ना, कि इफ एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं, वो एग्जैक्टली कैसे यूज करता है। जिस दिन यूज होगा उस दिन मैं बता पाऊंगा। हम थ्योरेटिकल एग्जांपल्स नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल करते करते करेंगे, बट उससे पहले एक सी का इंट्रोडक्शन पहले। ठीक है, अब आर्डिनो देखते हैं। सो इंटेल i7 खरीद के कुछ नहीं होता है, मतलब वो हाथ में रख के कोई फायदा नहीं। ठीक है, उसके साथ तुम्हें वो पूरा का पूरा मदरबोर्ड लगेगा। वो मदरबोर्ड जो जिसमें i7 फिट होगा, उस i7 से फिर मदरबोर्ड पे रैम रोम सब कुछ फिट होके कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो कंट्रोलर एक चिप है, उस चिप को खरीद के तुम्हें ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट इतना सर्किट जिसमें तुम पावर तो दे पाओ। ठीक है, कोड अपलोड करने के लिए जो भी लगेगा कनेक्शन वो कर पाओ, और फिर जो तुम्हारा आउटपुट वगैरह करने के लिए जो भी, मान लो तुम्हें एलईडी ब्लिंक करनी है तो एलईडी का इंटरफेसिंग करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे
सर्किट रेडीमेड आते हैं जिनको हम डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं। डेवलपमेंट बोर्ड में माइक्रो कंट्रोलर पहले से इंसर्टेड रहेगा, पावर देने का सिस्टम सब कुछ रहेगा, या तो अडेप्टर से या तो यूएसबी से कोड अपलोड करने का कुछ सिस्टम रहेगा, ठीक है, और कुछ बेसिक चीजें भी रहेंगी, मे बी एलईडी कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर तुम्हें बाहर से कोई चीज कनेक्ट करनी है तो उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ पिन्स विन्स रहेगी प्रॉपर, जिससे कनेक्शन इजी हो जाए, ठीक है। जैसे ब्रेडबोर्ड में होल्स है तो तुम वायर कनेक्ट कर सकते हो, वैसे ही सर्किट में कुछ पिन्स वगैरह रहेंगे जिससे तुम इजीली चीजें कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को हम डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं, क्योंकि वो डिजाइंड है कि तुम उसमें अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट डेवलप करके देखो। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट नहीं है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक बोर्ड नहीं है, ये है डेवलपमेंट बोर्ड। तो डेवलपमेंट बोर्ड बोलने का मीनिंग यही है कि तुम इसमें एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। इट इज डिजाइन टू बी वर्सेटाइल, ठीक है। जनरली ऐसा एक बहुत सारे टाइप के बोर्ड आते हैं। आर्डिनो इज दैट पीसीबी जो मार्केट में बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है। हॉबीज, थिंकरर्स, डीआईवाई करने वाले स्टूडेंट्स, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, मतलब आइडियली प्रोडक्ट में एज इट इज यूज नहीं होता है। प्रोडक्ट्स के केस में देयर इज अ डिफरेंट चॉइस का लॉजिक, ठीक है, बट इतनी जगहों पे लोग एटलीस्ट यूज करते हैं। प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं फॉर प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, कि हमारे दिमाग में ये आइडिया है, आर्डिनो से फटाफट बिल्ड करके देख लो कि ये आइडिया कैसा दिखेगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा। एक बार सब लॉजिक फिट हो गया, अच्छे से वर्क कर गया, नाउ वी नो कि इट इज पॉसिबल टू मेक इट। फिर उसके बाद व्हाट वी विल डू कि इसको आप प्रोफेशनली आर्डिनो हटा लेते हैं, किसी माइक्रो कंट्रोलर से लेके खुद का पीसीबी बना लेते हैं, ठीक है। फंडा समझ रहे हैं? तो आर्डिनो इज दिस। तो जब मैं आर्डिनो बोल रहा हूं तो अभी तक मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि फिजिकल पीस ऑफ हार्डवेयर एक बोर्ड है, एक सर्किट है, जो कि ब्लू कलर का तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज आर्डिनो बोर्ड, आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड। बट जब तुम ये बोर्ड खरीदोगे तो इस बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए उसके साथ एक आर्डिनो आईडी आती है, तो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। जब तुम आर्डिनो यूज करोगे तुम्हें डाउट आउट आएगा, तो आर्डिनो का ऑनलाइन एक कम्युनिटी है, आर्डिनो की खुद की कुछ फिलोसॉफी है, ठीक है। तो वो कम्युनिटी में जाके तुम डाउट पूछ सकते हो, वहां पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, लोगों के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आर्डिनो वर्ड यूज किया तो ये तीन चीजें हो सकती है। आर्डिनो है ओपन सोर्स, ठीक है। आर्डिनो की फिलोसॉफी क्या थी, तो बेसिकली आर्डिनो वाज लाइक कि कुछ लोगों का फाइनल मास्टर्स की थीसिस या पीएचडी की थीसिस का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इटली में कुछ लोग थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन लोगों को फील हुआ कि यार माइक्रो कंट्रोलर यूज करना इतना डिफिकल्ट है, बट अगर लोगों को आ जाए तो कितना इजी हो जाएगा। आर्किटेक्ट वाले लोग इतना स्टैटिक बनाते हैं, उनको अगर माइक्रो कंट्रोलर यूज आ जाए तो वो सच में एक मोटर लगा के फैन रोटेट करेंगे, लाइट रोटेट करेंगे, ये सब कुछ कर पाएंगे, बट कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर इज टू कॉम्प्लिकेटेड। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि तुम्हें पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए और कोडिंग भी आना चाहिए। एक चीज होती है तो कोई सीख भी लेता, दो दो चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज करना बहुत ईजी हो जाए। तब वो उन्होंने एज अ प्रोजेक्ट लिया और धीरे धीरे बिल्डअप किया और फिर बना आर्डिनो। तो फिलोसॉफी क्या है? चीजें सिंपल रखो, इजी रखो, एंड नॉन टेक्निकल लोग भी यूज कर पाए इतना इजी रखो, ठीक है। तो द होल पॉइंट ऑफ आर्डिनो इज कि टेक्निकल को नहीं यूज करना है, टेक्निकल तो कुछ भी करके कोई भी यूज कर लेगा, बट नॉन टेक्निकल लोग भी यूज कर पाए उतना इजी रखो। इसलिए आर्डिनो में हम टेक्निकल की तरह चीजें देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें लगेगी यार इसको तो ऐसे करते तो ज्यादा बेटर होता, बट वैसे क्यों नहीं किया, दैट नॉन टेक लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो ये फिलोसॉफी है। तो आर्डिनो के अराउंड जो भी बना है वैसा ही बना। आर्डिनो का सॉफ्टवेयर बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम ऑप्शन, कोड लिखने का तरीका बहुत ही ईजी, इट विल फील लाइक इंग्लिश, ठीक है। हार्डवेयर को स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो अब एक प्रॉब्लम क्या थी कि अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर के अलग अलग सॉफ्टवेयर थे, ठीक है, कोड लिखने का तरीका अलग अलग था। तो इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया, इन्होंने बोला कि हम सबसे पहले तो हार्डवेयर को स्टैंडर्डाइज करेंगे। पूरी दुनिया में जाओगे और आर्डिनो उनो मांगोगे तो ऐसा ही दिखेगा। फायदा क्या होगा? तुमने ऑनलाइन ट्यूटोरियल फॉलो किया और ऑनलाइन ट्यूटोरियल में लिखा हुआ है कि ये देखो यहाँ पे पिन 13 है, इसको एलईडी से कनेक्ट कर दो, और तुमने जो फिजिकल पीस खरीदा और वहां पे 13 के बजाय ABCD है, तब तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि 13 किसको बोलना है, ए से काउंट करके ये वाले को 13 बोलना है या फिर कोई और पिन है। वर्सेस कि तुमने एक बोर्ड खरीदा जिसमें 13 पिन है और वो भी एग्जैक्टली सेम जगह पे जहां पे ट्यूटोरियल में है, तो तुम्हें दिमाग नहीं चलाना है। एज अ न्यूब, ऐसा बिगिनर तुम्हें करना इजी हो जाएगा। जब आउटपुट आएगा और ऐसे तुम दो चार आउटपुट देख लोगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा और धीरे धीरे लर्निंग का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, सही है। तो हार्डवेयर को स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो मेरे पास जो आर्डिनो है वो तुम जाके मुंबई में खरीदो, दिल्ली में खरीदो, वैसा ही मिलेगा, ठीक है। वर्जन से अलग अलग, तो अलग अलग वर्जन तुम जो खरीदोगे वैसा सेम टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो हार्डवेयर स्टैंडर्डाइज किया, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर को स्टैंडर्डाइज किया और सिंपल किया कि सारे आर्डिनो, जितने भी वर्जन ऑफ आर्डिनो होंगे वो सारे के सारे वर्जन ऑफ आर्डिनो एक ही सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम हो सकते हैं।
उन सारे के सारे आर्डिनो के कोड लिखने का तरीका एक ही होगा और कोड कंपैटिबल होगा, इसका कोड इसमें चलेगा, उसका कोड इसमें चल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टाइप का उन्होंने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जिसको आर्डिनो आईडीई बोलते हैं। और ये सब कुछ बिल्ड हो गया, ओपन सोर्स था तो फेमस हो गया, तो लोगों ने कम्युनिटी बना ली, फोरम्स बना लिए, प्रोजेक्ट बनाने लगे, एंड देयर इज लॉट मेनी थिंग्स अराउंड आर्डिनो नाउअडेज। और ऐसे इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनो, मतलब ये कुछ हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ आर्डिनो आते हैं, ठीक है। इसमें से द मोस्ट फेमस वन इज आर्डिनो उनो, सेकेंड फेमस वन इज आर्डिनो नैनो, थर्ड फेमस वन इज आर्डिनो मेगा, फिर आर्डिनो प्रो मिनी, फिर मिनी, और उसके बाद बाकी सबका नंबर लगता है। मेगा में दो वर्जन है, एक एडीके, एक 2560। मैंने जो राउंड किया है वो एडीके वाला है, एक्चुअली वो वाला नहीं फेमस है। थर्ड नंबर पे ये 2560 फेमस है। इसका कॉल ज्यादा है, इसमें एक यूएसबी पोर्ट एक्स्ट्रा है जिससे तुम पेनड्राइव टाइप की चीजें कनेक्ट कर सकते हो, मतलब यूएसबी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक ही यूएसबी पोर्ट है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में, बट अब तुम अगर नोटिस करो तो ये वाला आर्डिनो बनाया गया है फॉर कीपिंग अ माइंड कि तुम गेमिंग वाला कोई इंटरफेस बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे जॉयस्टिक है, यहाँ पे बटन है। ये वाला आर्डिनो रोबोट बनाने के लिए डिस्प्ले है, यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये वाले आर्डिनोज बनाए गए हैं, ये भी लिली पैड वियरेबल के लिए। तुम्हें अगर कपड़े में कोई एलईडी वेलईडी लगा के, बटन वटन लगा के, बजर वजर लगा के कुछ बनाना है, तो ये लिली पैड बहुत ही छोटे से रहते हैं, होल्स रहते हैं, तुम इसको सिल लो, ठीक है, प्रोग्राम कर लो, सिल लो, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग बोर्ड बनाए। ये वाला बनाया हुआ है, तुम लिटरली इंटरनेट वगैरह से कम्युनिकेट करना चाहते हो, फिर इथरनेट पोर्ट वाला ये वाला है, ठीक है, नहीं ये वाला इथरनेट पोर्ट वाला है, इसमें भी आई थिंक इथरनेट पोर्ट है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग लॉजिक के हिसाब से बहुत सारे वर्जन ऑफ आर्डिनो बन गए, ठीक है। मोस्ट फेमस वन स्पेसिफिकली फॉर बिगिनर्स इज आर्डिनो उनो। अब आर्डिनो उनो में जितना पावर है, जो कैपेबिलिटी है, सेम आर्डिनो नैनो में है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे उसका डीआईपी वर्जन ऑफ आईसी यूज किया है, साइज बड़ा है, यहाँ पे एसएमडी वर्जन ऑफ आईसी यूज किया है, साइज छोटा है। और फैक्ट इज कि आर्डिनो ओपन सोर्स है, तो आर्डिनो उनो ओरिजिनल आर्डिनो उनो वालों ने बनाया है, मतलब आर्डिनो डॉट सीसी या फिर आर्डिनो ऑर्गेनाइजेशन वालों ने बनाया है। आर्डिनो नैनो तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है जो आर्डिनो से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि ओपन सोर्स है तो उन लोगों ने डिजाइन बनाया। आर्डिनो की फिलोसफी बोलती है कि हमारा ओपन सोर्स यूज करके तुमने बनाया है तो तुम्हारा भी ओपन सोर्स रहेगा, और तुम्हारा ओपन सोर्स है और फेमस हो गया तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम अपने ऑफिशियल सॉफ्टवेयर हर जगह आर्डिनो नैनो का सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आर्डिनो नैनो तो किसी और कंपनी ने बनाया है, वैसे ही आर्डिनो प्रो मिनी और आर्डिनो उनो और आर्डिनो नैनो का पावर सेम है। ये सारे माइक्रो कंट्रोलर एग्जैक्टली सेम माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, मतलब सेम कोड सेम पावर लगेगा, ठीक है। कैपेबिलिटी सेम है। डिफरेंस क्या है, खाली यहाँ पे जो पैकेज है, यहाँ से यूएसबी निकाल लिया तो साइज छोटा हो गया, यहाँ पे ये पैकेज का और छोटा वर्जन ऑफ पैकेज यूज कर लिया तो साइज और छोटा हो गया, आर्डिनो प्रो मिनी, आर्डिनो मिनी, ठीक है। अब तुम्हें लगता है कि और पावरफुल, जैसे फॉर एग्जांपल आर्डिनो नैनो प्रो मिनी उनो, इन सब में अराउंड 20 पिन है, तुम्हें रिक्वायरमेंट है 50 पिन की, तो आर्डिनो मेगा है जिसमें 50 पिन है, ठीक है। तुम्हें रिक्वायरमेंट है इथरनेट की, तो इथरनेट है। तो ऐसे अलग अलग वर्जन ऑफ आर्डिनो अवेलेबल है, ठीक है। कुछ में माइक्रो कंट्रोलर थोड़े से अलग हैं, कुछ में थोड़े से अलग है, मैक्सिमम में एटमेल के ही माइक्रो कंट्रोलर है ऑलमोस्ट सब में, ठीक है। आर्डिनो उनो में एटमेगा 328 है, आर्डिनो नैनो में, प्रो मिनी में, इन सब में एटमेगा 328 है, मेगा में एटमेगा 2560 है। माइक्रो कंट्रोलर अलग है, बट तुम्हें कोडिंग करने के लिए कुछ चेंज नहीं करना है, लॉजिक में कुछ चेंज नहीं करना है, फंडा सेम है, खाली यहाँ पे पिन 20 पे खत्म हो जाएगा, वहां पे पिन 50 पे खत्म होगा, ठीक है। तो ज्यादा फीचर्स अवेलेबल है, दैट्स इट। और ऐसा दिखता है हमारा आर्डिनो उनो। ये वाला हमारे पास नहीं है, हम लोग उनो एसएमडी यूज करने वाले हैं, जो कि ये थर्ड वाला है, उनो एसएमडी सेकंड कॉपी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका कॉस्ट कम है, और भी एक रीजन है, फिलहाल पिछले 10-12 महीने से वर्ल्ड वाइड चिप शॉर्टेज चल रही है, तो बाकी आर्डिनो उनो मिल भी नहीं रहे। अदरवाइज कोर्सेस में हम ये वाले आर्डिनो यूज करते हैं, बट मिल ही नहीं रहे थे, और फिर मिल रहे थे तो बहुत कॉस्टली मिल रहे थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है ना, एसएमडी यूज करते हैं। एसएमडी में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो मच बेटर है, ठीक है। तो हम एसएमडी यूज करने वाले हैं अपने कोर्स में, ठीक है। तो अब आर्डिनो उनो के वेरिएंट्स आते हैं, वर्जन आते हैं, दिखता ऐसा है, ठीक है। अब पूरी दुनिया में जाके कहीं भी आर्डिनो उनो मांगोगे तो बीच में कुछ भी बदल जाए, ये 0 यहाँ से शुरू होगा, 13 यहाँ खत्म होगा, उसके बगल में ग्राउंड रहेगा, A0 यहाँ से शुरू होगा, A5 यहाँ खत्म होगा, ये सारी पिन ऐसी रहेगी, उसमें यूएसबी रहेगा, एक बटन रहेगा, एक डीसी जैक रहेगा, तो फिजिकल अपीयरेंस ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है,
ठीक है, जिसकी वजह से एक स्टैंडर्ड बन गया। और अगर तुम कॉपी वॉपी नहीं खरीदो, जैसे कब बदलता है फिजिकल अपीयरेंस, अगर तुम चाइनीज वर्जन खरीद रहे हो, मैन्युफैक्चरर बदल दे रहे हो तब। अगर तुम हमेशा ओरिजिनल कॉपी खरीदोगे तो 100% सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। ये समझ में आया? यस, नो? ठीक है, तो अभी तक जो भी डिस्कस किया इसमें किसी को कुछ डाउट है? हम आज के लिए इतना ही करेंगे। अब आर्डिनो पे और डिस्कशन करना है, बट आर्डिनो पे और डिस्कशन करने के लिए बेसिकली पार्ट विल बी लाइक कि हम आर्डिनो को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, फिर आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, एक कोड लिखेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे, और उसके बाद हम सी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा चंक हम कल एक साथ कवर करेंगे। तो अभी तक जो भी किया इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स वी विल स्टार्ट टुमारो अगेन विथ आर्डिनो, बट थोड़ा डिटेल में, और आर्डिनो के मतलब इसके बाद वाली सारी स्लाइड्स बेसिकली। तो नो डाउट्स? ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। लेट्स स्टॉप हियर, विल सी टुमारो। और रिकॉर्डिंग्स मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा इफ यू वांट टू सी, और पुरानी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दिया, तो एनीवेयर तुम लोगों ने कुछ मिस किया होगा तो यू कैन सी। ओके, ओके देन, बाय बाय।